हेलो विकास जी, वेलकम बैक हेलो, टू आवर थैंक रेडिगो यू, शो। हाउ आर यू? थैंक यू। कैसे हैं? आई एम फाइन, हाउ आर यू? या डूइंग गुड। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड। अब हम न्यू टॉपिक पे घुस रहे हैं जो कि हिस्ट्री है। तो हाँ, हाँ। अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमने एक पॉडकास्ट किया था विकास जी के साथ सनातन धर्म में। अगर आप हुँ, इंटरेस्टेड हैं तो उस एपिसोड को देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो हुँ, आज हम लोग हिस्ट्री पे जाएंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिस्ट्री है क्या एक्चुअल में। तो अगर हम लोग पहला पॉडकास्ट सनातन धर्म का अगर लें तो उससे एक स्ट्रिंग अगर मैं लूँ तो बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे जो रामायण और महाभारत है वो माइथोलॉजी हो जाती है। तो विकास हुँ, जी, हुँ। आप ये बता सकते हो कि माइथोलॉजी और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है बेसिकली? ओके, हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्डेड इवेंट्स होती हैं जो कि रियल में हुई होती हैं, राइट? और जो माइथोलॉजी है वो ये माना जाता है कि कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ प्रेरक कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ या कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कुछ बातें आपके सामने स्टोरीज़ के फॉर्म में रख दी गई हैं, राइट? सो रामायण और महाभारत को नॉर्मली लोग इसी वे में सामने रखते हैं कि दे आर माइथोलॉजी, राइट? या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो माइथोलॉजी एक अलग चीज़ है, हिस्ट्री एक रिकॉर्डेड इवेंट्स का पूरा लेखा-जोखा होता है, तो रामायण और महाभारत, ख़ास करके ये 2 चीज़ें हैं, इनको माइथोलॉजी कहना ठीक नहीं है बिकॉज़ देज़ आर रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज़, ये हिस्ट्री ही हैं। अगर हम बात करें एक अलग तरीके से हिस्ट्री की जो हमारे सनातन धर्म में बात होती है, तो वो पुराण है। पुराण यानी जो प्राचीन समय में हुआ था या फिर प्राचीन समय में जो बातें हमारे यहाँ कही जाती थी, उनको समझाने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए गए हैं पुराण में। उसमें कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि मोटिवेशनल वे में केवल और केवल मेटाफोरिक वे में कह दी गई हैं, राइट? हम्म। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो वो उसमें जो है कुछ चीज़ें इस तरीके से समझाई गई हैं कि वो रियल में हैपन नहीं हुई हैं। दे आर नॉट रियली हैपेंड, राइट? लेकिन हम्म। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो कि रियली हैपन हुई हैं। तो जिस तरीके से भी चीज़ों को समझाया जा सकता था, जो रियल में मैनिफेस्टेड एलिमेंट्स थे, जैसे जो लोग इस दुनिया में पैदा हुए, राइट? तो हम्म। उनको लेकर के, राइट? या फिर जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं बट जो एलिमेंट्स हैं, हम्म। जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, एयर है, राइट? हम्म। ज़मीन है, राइट? धरती है, तो इनके बारे में भी जो है ना कुछ चीज़ें इस तरीके से पुराणों में लिखी हुई हैं जहाँ पे ये एलिमेंट्स आपस में बातें करते हैं। जैसे धरती जो है बहुत परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास जाती है और ये सारी बातें कहती है, राइट? सो हम्म। इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस हम्म। तरीके से ये चीज़ें जो नेचर है पूरा का पूरा वो किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करता है। कुल मिलाकर के जब रिसाइक्लिंग इसकी खत्म हो जाती है, रिसाइक्लिंग मैकेनिज़्म जब खत्म हो जाता है सो दैट यज्ञ बंद हो जाते हैं। यज्ञ का मतलब है कि रिसाइक्लिंग बंद हो जाना। मीन्स हम्म। नेचर से जो जो कुछ इंसानों ने लिया था वो सब वापस नहीं देता है, राइट? हम्म। इन दैट केस इस नेचर का अपना खुद का मैकेनिज्म है, राइट? उस मैकेनिज्म की हेल्प से हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को साध रहा होता है, बेसिकली उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सो उस वे में ये कहा जाता है कि हाँ, धरती जो है वो जाकर के भगवान विष्णु यानी जो सबसे बड़ी ताकत है इस पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली, उससे कंप्लेन करती है एंड देन सारी चीजें ठीक करने के लिए भगवान हम्म। विष्णु का अवतार होता है, राइट? सो हम्म। इस तरीके से चीजें बताई जाती हैं। द थिंग इज कि इस तरीके से चीज़ों को समझने के लिए मेटाफर को समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें रियल इवेंट्स पे हैं, कुछ चीज़ें मेटाफरिक वे में समझाई गई हैं। हम्म। सो माइथोलॉजी कुछ भी नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे बचपन में हम कहानियाँ पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जाती थी, जहाँ पे उनको इंटरेस्टिंग मेमोराइज। वे में ये चीज़ें सामने हम्म। रखी जाती थी, ताकि वो हम्म। समझ पाएँ। जैसे जब मैं छोटा था, तो क्लास 1 में ही अभी तक मेरे पास वो किताब पड़ी है बहुत पुरानी। उसमें हम्म। क्लास 1 में ही एक स्टोरी हुआ करती थी कि देयर वर 3 फ्रेंड्स, 3 साथी थे। हम्म। उसमें एक हिरन था, एक कौवा था, एक चूहा था, राइट? क्योंकि बच्चों को हम नहीं समझा सकते कि हाँ, व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, राइट? हम्म। सो इन दैट केस बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाता है कि हिरन, कौवा और चूहा मीन्स 3 अलग-अलग क्वालिटी के लोग हम्म। आपस में दोस्त थे। और इसी वजह से एक दिन जो है जब जाल में फँस जाता है हिरन, तो उसकी जान बचा पाते हैं। सो कैसी भी आपकी कैपेबिलिटी हो, आप कैसे भी हों, अगर आप मिल-जुल कर रहेंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे, राइट? सो इस मैसेज हम्म। को समझाने के लिए एक कहानी बताई गई। अब कोई इस चीज़ में उलझ जाए हम्म। कि हिरन और कौवे और चूहे में आज तक तो मैंने दोस्ती देखी नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो ये तो एक समझ वाली बात है ना कि हाँ, आपको समझना होगा कि लिटरेचर में मेटाफर्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर जो है आपके पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है सो दैट आप चीज़ों को ईज़िली समझ पाओ। तो हम्म। ये चीज़ें होती हैं। तो माइथोलॉजी की और हिस्ट्री की जहाँ तक बात होती है, तो जो रामायण और महाभारत है, दे आर रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज़, ठीक है? हम्म। उसके अलावा हमारी जो बाकी की चीज़ें हैं, रामायण है, सॉरी, पुराण हैं, उन पुराणों में भी 2 तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं। एक मेटाफोरिक वे में,
एलिमेंट्स को समझाने के लिए, जो एलिमेंट्स इस नेचर को चलाते हैं, उनको समझाने के लिए ये बातें बताई गई हैं, राइट? और हुँ, उसमें भी ये जो चीज़ें बताई गई हैं, वो हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से थोड़ी अलग है। वो हुँ, हिस्ट्री कॉस्मिक हिस्ट्री है। वो ये हुँ, बताती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, वो इवॉल्व हुआ। कौन-कौन से एलिमेंट इस एक के बाद एक जनरेट होते चले गए। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक कहानी है मतलब मेटाफोरिक वे में ही बताई गई है। उसमें ये बताया गया है कि जो एक जो सैटेलाइट होता है, जो चंद्रमा होता है, वो उसको किसी की वाइफ़ बताया गया है और हुँ, वो क्या होता है कि वो वाइफ़ जो होती है, वो बृहस्पति का जो बेटा होता है, शायद उसके साथ भाग जाती है, कुछ ऐसी-सी स्टोरी है। हुँ, सो ये स्टोरी एक मेटाफोरिक वे में इस तरीके से बताई गई है कि लोगों को समझ में नहीं आती, राइट? हुँ, तो उसका मतलब ये है कि जब हमारा चंद्रमा होता है किसी भी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ग्रह के चारों ओर, हुँ, तो होता ये है कि वो थोड़ा-थोड़ा ना दूर हट रहा है। जितने भी मून्स हैं, हर एक सैटेलाइट हर एक ग्रह के जो मून हैं, वो थोड़े-थोड़े दूर हट रहे हैं। हुँ, अगर आप देखोगे तो चंद्रमा भी जो हमारा है ना, वो अर्थ से हर साल 4 सेंटीमीटर पीछे जा रहा है। एक ओह! दिन क्या होगा कई करोड़ सालों बाद होगा ये कि ये हमारी जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो किसी और जो ग्रह है ना उसके साथ चक्कर काटेगा। तो हुँ, जिसके साथ चक्कर काटेगा उसके लिए ये कहा जाएगा कि जो चंद्रमा की मतलब जो अर्थ यानी पृथ्वी की जो जुड़वां बहन थी या कुछ भी कह लो कि हाँ इसकी जो बहन थी जो जिसको चांद कहते थे वो किसी के साथ भाग गई। हुँ, आगे चल के ये स्टोरी बना दी जाएगी, राइट? सो हाँ, पुराणों में इस तरीके से इवोल्यूशन दिखाया गया है हमारे पूरे के पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स का। सो हुँ, दिस इज द हिस्ट्री मतलब जो पुराण है वो भी पूरी हिस्ट्री है बट उन चीज़ों को समझाने के लिए जो नेचर के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिसे हम पकड़ नहीं सकते, उनको समझाने के लिए दे हैव यूज्ड मेटाफोरिक स्टोरीज़। अब ये ज्योतिष जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको ये पढ़ाया जाता है कि हुँ, वो उसके साथ भाग गई थी, उसकी वाइफ़ उसके साथ भाग गई थी क्योंकि जब बहुत पुराना समय क्या था ना, तो हुँ, वो जो सैटेलाइट्स थे वो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। बट क्योंकि पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, हुँ, अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो अपने साथ-साथ चीज़ों को दूर भी ले जा रहा है। अब जैसे अर्थ और चंद्रमा के बीच की दूरी है, तो कल को जब ये एक्सपैंड होता जाएगा, तो निश्चित रूप से वो दूरी भी बढ़ेगी चंद्रमा और अर्थ के बीच में। जब ये दूरी हुँ, बढ़ेगी, तो किसी और ग्रह के साथ जाकर के ये चिपकेगा, हमारा हुँ, जो चंद्रमा है, फिर उसके चक्कर लगाएगा। सो दीज़ आर द थिंग्स जिसमें ये बता दिया गया कि जो उसकी वाइफ़ थी, वो उसके साथ भाग गई, राइट? सो ये इस तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं मेटाफोरिक वे में। सो एवरीथिंग इंक्लूडिंग पुराण, इंक्लूडिंग रामायण, महाभारत, एवरीथिंग इज़ हिस्ट्री। हुँ, केवल और केवल ये समझने का फ़ेर है कि लोगों का दिमाग किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ता है, राइट? हुँ, ये इतने कठिन हैं और ये इतने आसान हैं। असल में मैं इनको कहूँगा कि ये इतने ज़्यादा आसान है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स माइंड है, जो कन्फ्यूज़ हमारा दिमाग है, जो हर चीज़ में जो कॉम्प्लिसिटी ढूँढता है ना कि हाँ, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना मज़ा आएगा, हुँ, राइट? कोई चीज़ आसान तो हो ही नहीं सकती। हुँ, सो इतने ज़्यादा आसान है ये कि हमारा कॉम्प्लेक्स माइंड इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हुँ, मेटाफर्स हिंदी लैंग्वेज अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वो जान जाएगा कि ये प्योर हिस्ट्री है, किस हुँ, तरीके से समझाई गई है। क्योंकि हुँ, हिंदी से हमें दूर किया गया ना बचपन से ही हिंदी को लेकर के मैं भी कभी-कभी शुद्ध हिंदी बोलता हूँ तो पीपल मेक इट एज़ जोक कि हाँ, ये एक मज़ाक कर रहा है शायद इसलिए इतनी शुद्ध हिंदी बोला है, राइट? कभी-कभी हम लोग ऐसा करते भी हैं कि हाँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हैं। सो हुँ, हिंदी से हमें दूर इसीलिए किया गया सो दैट आप इनसे दूर होगे तो हुँ, आपकी जो समझ है क्योंकि अगर आप हिंदी से दूर होगे तो आप अपने ग्रामर को नहीं पढ़ोगे, हिंदी ग्रामर को। हुँ, जब आप ग्रामर को नहीं पढ़ोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मेटाफर्स हिंदी में होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, हुँ, कैसे समझा जाता है, राइट? अगर आप पुराणों को पढ़ोगे जैसे नारद पुराण का एग्जांपल दे दूँ तो उसमें ये बताया जाता है कि भक्ति, जो एक भाव होता है ना, भक्ति नाम की उसमें एक लेडी दिखाई गई है। ओह! उसके श्रद्धा और जो है समर्पण ये 2 बच्चे दिखाए गए हैं। वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं कलयुग में, हुँ, बार-बार बेहोश होते हैं, उनको बार-बार होश में लाना पड़ता है। सो इट्स अ मेटाफोरिक स्टोरी ऐसा नहीं है कि वो श्रद्धा और समर्पण नाम के वाक़ई में कोई बच्चे होंगे, भक्ति नाम की कोई लेडी होगी, नहीं। भक्ति एक ऐसा भाव है जो कलयुग में इस ऐज में जिस ऐज में हम जी रहे हैं, उस ऐज में आकर के बहुत कमज़ोर हो जाता है। समर्पण लोगों का कम हो जाता है, लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है। ये समझाने के लिए ताकि इंटरेस्टिंग में बताया जा सके वो इस तरीके से बताए गए हैं। बट ये क्या है? ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि ऐसे होता है, राइट? हुँ, सो माइथोलॉजी इज़ समथिंग जो कि बहुत ही अलग चीज़ें होती हैं, राइट? जैसे कि अगर कोई कहानियाँ इस तरीके की सुनाए जो बच्चों को अच्छी लगें, राइट? जो उनको समझ में आए उसके लिए आप जो है अलग तरीके के मेटाफर्स यूज़ करो और अलग तरीके से जैसे वो आप हिरन, कौवे और चूहे की कहानी है। अगर वो मैं देखूँ, अगर उसको कहूँ तो वो कहानी कह सकते हो और उसे एक मिथ भी कह सकते हो कि हाँ, एक माइथोलॉजी है, राइट? सो ये है डिफरेंस बेसिकली माइथोलॉजी और हिस्ट्री में। तो हुँ, माइथोलॉजी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, राइट? हुँ। एवरीथिंग इज़ हिस्ट्री अगर हम पुराण और इन चीज़ों को देखें तो। हाँ, नहीं सो और मिथ ये भी हुँ, होता है कि बेसिकली जैसे ये राम सेतु और द्वारका इनके भी एविडेंस अब पता चल रहे हैं हमें
हाँ, हिस्टोरियंस हाँ। काफ़ी इसके एविडेंस पता लगा रहे हैं कि राम सेतु एक्चुअल में राम जी का वो पत्थर डाल के और श्रीलंका टू इंडिया हुँ, वो एक था हुँ, सेतु। और सेम हुँ, द्वारका का भी एविडेंस नीचे समुंदर में पाया जा रहा है। तो और ये भी एक हुँ, रीज़न हो सकता है कि पहले हमारे पास है ना पेपर और ये सब कम्युनिकेट करने का एक कोई तरीका नहीं था पास ऑन करने का कि वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन कैसे पास ऑन करें। तो स्टोरी ही एक तरीका हुँ, होता था कि आप एक से दूसरे जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो और वो मेमोराइज इजीली पास हो ऑन करें। जाती है, इजीली हो जाती है। हुँ, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि उसके बाद ही ना हिस्ट्री जब आया तो इसको इतना बोरिंग बना दिया बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स और भी पहले होते थे उनको इतना हुँ, नॉलेज हुँ। था कि वो लोग ने इतना आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर हम स्टोरी के माध्यम से बताएं लोगों को तो वो लोग रिलेट भी कर पाएंगे और इजीली रिमेंबर भी रिलेट कर कर पाएँगे। पाएंगे। हाँ, फॉर हुँ, एग्जाम्पल जैसे गणेश चतुर्थी में बोलते हैं कि चांद को आप अपने नेकेड आई से मत देखो। तो इसका एक मतलब ऐसे तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में ये बोल देता है कि गणेश हुँ, उनकी स्टोरी थी गणेश जी की कि उन्होंने हुँ, मजाक उड़ा दिया था कि बहुत मोटू है एंड ऑल। तो फिर उसमें बोल देता है कि अगर आप इस दिन पे कुछ होगा तो आप मतलब आपके साथ बैड लक्स होने लग जाएंगे। लेकिन हुँ, एक्चुअल हुँ, साइंटिफिक रीज़न ये था कि उस टाइम पे चांद की ऐसी रोशनी होती है जो आपकी आइज़ के लिए या आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें ऐसी रेज पास ऑन हो रही होती हैं। हुँ, तो हुँ, एक एक स्टोरी के उससे बता दिया तो लोग उसको अच्छे से आगे पास ऑन कर पाएंगे और उनको पता रहेगा कि हाँ ये हुँ, है। लेकिन वो ये साइंटिफिक नॉलेज जाती चली गई। तो हुँ, हिस्ट्री को क्यों आजकल मतलब ऑफन वी हियर दैट हिस्ट्री इज़ लाइक काइंड ऑफ बोरिंग। अगर मैं अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताऊँ तो मुझे इतना बोरिंग सब्जेक्ट हुँ, लगता था कि क्या हिस्ट्री है, वही डेट्स एंड ऑल। अकबर का बेटा हुँ, जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ये याद करके और वही हुँ, वॉमिट करके आ जाते थे एग्जाम पेपर पे। हुँ, तो लेकिन हुँ, अब अगर उसकी वैल्यू हम देखते हैं कि वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री, लाइक व्हाट इज हिस्ट्री एंड वाई वी शुड हुँ, स्टडी हिस्ट्री। तो उस पे अगर आप कुछ हुँ। हम इस पे बात कर सकें। हाँ, सी हिस्ट्री आज की डेट में मतलब इस चीज़ को समझना बहुत आसान है कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आप आज की इंसिडेंट्स देखें पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सो आप उसकी रूट्स अगर आप उसके पीछे जाएँगे, बैक ऑफ द माइंड अगर आप जाएँ और बैक ऑफ द स्टोरीज़ देखें उसकी, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके पीछे हिस्ट्री ही है, हर एक हम्म। इंसिडेंट के पीछे, राइट? जैसे आज की डेट में रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, राइट? हम्म। सो उस वॉर में भी अगर आप देखें तो कहीं न कहीं जो रशिया का जो पुराना प्राइड था यूएसएसआर का, राइट? वो हम्म। आज की डेट में कहीं न कहीं उसको एक पिंच करता है कि राइट हम वैसे नहीं रहे और जो दूसरे देश हैं अब वो हमें पूरी तरीके से जो कुछ हमारा बचा है वो भी ऐसा लगता है जैसे कि दे वांट टू एंड अस कंप्लीटली। तो उस वजह से क्या है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अलग लेवल पे जो है जो पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स चल रही है आप इसमें किसी को सही गलत नहीं कह सकते, राइट? हम्म। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था बहुत ही सधा हुआ और बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि किसी को उन्होंने गलत नहीं बोला, बस ये बोला कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। इवन उन्होंने सीधे पुतिन को बोला ये, कि ओह। दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये हम्म। उन्होंने सीधे बोला था, अगर आपको कभी हम्म। देखा हो आपने तो दिस इज़ हाँ। नॉट एन एरा, ये बहुत ही फेमस उनका स्टेटमेंट हुआ था। हम्म। सो एवरीवन नोज़ मतलब जो भी इन चीज़ों को जानते हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को और हिस्ट्री किस तरीके से इम्पैक्ट करती है और हम्म। कैसे एक नेशन का या कैसे एक ग्रुप का एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक प्राइड और उसका जो एक अपना आत्मसम्मान जुड़ा होता है, वो सब कोई जान रहा होता है, राइट? और दूसरे क्या कर रहे हैं, वो भी हर कोई समझ रहा होता है। तो उस वजह से क्या है कि दिस वाज़ द स्टेटमेंट जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया कि हाँ, ठीक है, इस दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बात को समझो एंड जो कुछ है, उसपे मिट्टी डालो एंड लेट्स क्लोज़ ऑल दिस, राइट? सो उन्होंने यही कहने की कोशिश की। हम्म। तो बेसिकली हिस्ट्री अगर आप इंडिया में भी देखें तो हिस्ट्री को पढ़ने का रीज़न आपको समझ में आ जाएगा कि आज की डेट में जो हमारे साथ हमारे इंडिया में हो रहा है, राइट? चाहे वो मंदिर मस्जिद को लेकर के चीज़ें चल रही हों, राइट? अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो उसके पीछे क्या है? हिस्ट्री ही तो है। हम्म। उसके पीछे की कहानियों में हिस्ट्री ही तो है कि कहीं किसी ने मंदिर के ऊपर मस्जिद बना ली थी, हम्म। राइट? अब बात ये है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना ली थी, अब वो क्या हो गया कि एक प्राइड के साथ जुड़ गया। वो मैटर एक प्राइड के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो एक जो कई सालों से एक चीज़ें चली आ रही थी पूरे भारत में, ऐसा दिखने लगा कि हाँ, एक वन साइडेड जो है अपीज़मेंट चल रहा है हम्म। और कहीं न कहीं जो हमारा एक जो हमारे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट था, हमारे मंदिर थे, हमारी अपनी जो सभ्यता थी, उसको हमें कहीं वापस लेना है। तो इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में धीरे-धीरे वापस सामने आने लगी, राइट? और वो हम्म। बड़ी स्वाभाविक है, उसमें आप किसी को वो नहीं कह सकते कि हाँ, आज की डेट में हम क्यों इन बातों को उधेड़ रहे हैं, राइट? क्योंकि ये चीज़ किसी एक की तरफ से नहीं हो रही, दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीवन।
राइट? हुँ, तो आज की डेट में वो हर जगह चल रही है कि राइट हमें भी अपना हक चाहिए, हमें भी अपना हक चाहिए। तो इस हक की लड़ाई में क्या है कि हिस्ट्री ही मेन रोल प्ले कर रही है कि उनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उनकी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो उनको पिंच कर रही हैं। हुँ, दूसरों का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था, उनको ये पिंच कर रहा है कि यार हमारी हिस्ट्री को मिटा करके तुमने अपनी हिस्ट्री नई क्रिएट करने की कोशिश की। तो दिस इज़ अ हुँ, सेपरेट डिस्कशन बट द थिंग इज़ कि अगर आपको हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए समझना है तो देयर वाज़ अ वेरी फेमस सॉन्ग जो कि आया करता था जब पहले महाभारत आती थी ना जो पुरानी महाभारत थी जो बी आर चोपड़ा ने बनाई थी। हाँ, उसमें आपको याद होगा अगर आप कोई भी एपिसोड आप देखते हो तो जब खत्म होता है ना एपिसोड तो उसमें एक सॉन्ग आता है, राइट? उस सॉन्ग की जो पहली लाइन है वो क्या कहती है सीख हम बीते दिनों से नए युग का करें स्वागत। ये उसमें एक लाइन आती है इफ यू याद है। रिमेंबर हाँ, हाँ, सीख हम हाँ। बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। सो दैट इज द हुँ, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री यही हुँ, बताता है कि आपने पिछले समय में क्या गलतियां की हैं, समाज ने, देश ने, राष्ट्रों ने, हुँ, दुनिया ने क्या गलतियां की हैं, उससे सीखें और हुँ, नए आने वाले समय को हम और बेटर बनाए, वो गलतियां ना करें जो पहले हो गई थी। बट द थिंग हुँ, इज कि उस मैसेज को किसी ने अडॉप्ट किया नहीं है, राइट? वो तो खैर सीरियल में कह दिया। बट द थिंग इज कि हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो यही बताते हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे समाज बिखर गया था, टूट गया था। हुँ, हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री है, हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री है, हुँ, लेकिन उस हिस्ट्री से कुछ ना सीखते हुए वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट चल ही रही है। हुँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट वो चल ही रही है। धीरे-धीरे करके सिचुएशन डिटेरियोरेट होती जा रही है। अगर आप ध्यान से हुँ, देखो तो हुँ, 2020 19 में जो सिचुएशन थी वो फार मच बेटर थी। बहुत अच्छे थे। पूरी दुनिया में हुँ, लोग अपना काम कर रहे थे, प्लान्स थे उनके पास। हुँ, 2020 21 धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे चीज़ें बिगड़ने लगी, वॉर ज़ोन में हम पहुँच गए। तो अब धीरे-धीरे आप देख रहे होंगे कि दूसरे देश जो कमज़ोर हैं, इंडिया तो हमें पता नहीं लग रहा, बट दूसरे देशों में आप ज़रा सोच करके देखो, हुँ, जहाँ पे अनाज पहुँचता था यूक्रेन से या फिर जहाँ पे रशिया से तेल तेल पहुँचता था, पहुँचता वहाँ था। पे कितनी चीज़ें महँगी हो गई हैं, हुँ, राइट? तो ये चीज़ें इसीलिए हैं हिस्ट्री की कि आप पुरानी चीज़ों से सीखें और नया आने वाला जो समय है उसे बेटर बनाएँ। बस यही हुँ, इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री का, इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और हुँ, हिस्ट्री में हमें अक्सर जो है फिलॉसफी देखने को मिलती है, उस सोसाइटी की, उस राजा की, उस सोसाइटी के बड़े-बड़े विद्वान लोगों की, उनके विचार पढ़ने को मिलते हैं जो उस हुँ, समय के हिसाब से आर्टिकुलेट किए गए थे। तो उन विचारों को पढ़ कर के हमें समझ में आता है कि अगर उस समय ये सिचुएशन थी तो इस लेवल पे चीज़ों को सोच करके किया गया था। तो किस हुँ, लेवल की शॉर्ट-साइटेडनेस थी वो हम वहाँ देख पाते हैं, हुँ, राइट? और आज की डेट में भी वही हमें करना है कि हाँ, आज की डेट में अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं तो व्हाट शुड बी आवर फोरसाइटेडनेस। अगर आज की डेट में एआई आ गया है, आज की डेट में कंप्यूटर आ गया है, राइट? हुँ, जब कंप्यूटर्स थे तो उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा। मैंने तो शुरू किया था तो मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर जब मैं कॉलेज में था तो ब्लैक एंड व्हाइट पे मैंने काम किया, ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर पे वहाँ पे बैठ के मैं अपना काम किया करता था, फॉक्स प्रो वगैरह पे कुछ-कुछ करते रहते थे। हुँ, सो उस समय हमें पता ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एआई आएगा, हमारे मन की चीज़ें करने लगेगा, मशीनें बनेंगी, उन मशीनों को ट्रेन किया जा सकेगा, वो एआई मॉडल पे बेस्ड होंगी मशीनें, तो हमने सोचा ही नहीं था, राइट? हुँ, बट जिनको जिनको ये पता था कि हाँ, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, जो हम कंप्यूटर के ज़रिए कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है, साथ में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं, तो इनका यूज़ करके कल को क्या हो सकता है, उनके पास एक विज़न था। जिनके पास विज़न था, उन्होंने नई दुनिया बना दी, उन्होंने एआई सामने रख दिया। वो हुँ, आज से नहीं काम कर रहे होंगे, जब मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर रहा होगा ना, जब आप पढ़ रहे होगे, कहीं हैश इंक्लूड कर रहे होगे अपने सी प्रोग्राम में, उस टाइम पे ये लोग बैठ कर के सोच रहे होंगे कि आने वाली दुनिया ऐसी बनाएँगे। या हुँ, ऐसी होगी। उनके दिमाग में वहीं से चल रहा होगा उसी समय से। ये 1-2 दिन का काम नहीं होता। ये बहुत पुराने विचार होते हैं। तो फ़ोर-साइटेडनेस कैसी है उससे हमें सीखना पड़ता है। अब जैसे आज की डेट में एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम सोच ही नहीं पा रहे। बहुत से लोग होंगे जो सोच ही नहीं पा रहे कि आज जो है अगर एआई आया है तो अब आगे क्या? हमें लग हुँ, रहा है कि ये बिल्कुल टॉप की चीज़ है। जब कंप्यूटर आया था तो भी यही लगा था कि ये टॉप की चीज़ आ गई। इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा। लेकिन एआई आ गया, राइट? हुँ, अब हुँ, एआई के आगे भी क्या है? ये कोई नहीं सोच पा रहा कि इसके आगे क्या होगा। लेकिन जो नहीं सोच पा रहा, वो हिस्ट्री एलन मस्क। को वो हिस्ट्री को नहीं समझता कि हिस्ट्री में इवेंट्स हुई हैं, उसमें लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को सोचा था और कैसे आगे जो है उन्होंने देखा था कि किस तरीके से हम अपने आने वाले समय को बनाएँगे, राइट? हुँ, जितने भी वर्ल्ड वॉर के टाइम की इंसिडेंट्स हैं, उसमें लोगों ने ये देखा था कि जब वॉर होगी, वॉर के समय जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो उस समय इंटरनेट का यूज़ शुरू हुआ। सबसे पहली हुँ, बार जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है उन्होंने यूज़ किया। तो हाँ, दिमाग तो पहले से लगा रखा होगा हुँ, और यूज़ उन्होंने तब किया। तो जो फ़ोरसाइटेडनेस है वो टेक्नोलॉजी से, वो तरीकों से, जीवन जीने के तरीकों से जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजिकली कैसे हम एडवांस करेंगे उससे जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से लोगों ने सोचा है हिस्ट्री कि अगर हम पूरी इंसिडेंट्स देखें
तो लोगों के जो थॉट्स हैं, लोगों के जो विचार हैं, वो हमें हुँ, पकड़ने पड़ते हैं कि उसने कितनी फ़ोरसाइटेडनेस रखी। जैसे अगर आप टीपू सुल्तान के बारे में एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हुँ, टीपू सुल्तान के बारे में अगर आप पढ़ें तो ही वाज़ वेरी मच enthusiastic towards the French फ्रेंड्स जो उसके फ्रेंच फ्रेंड्स थे उनसे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस था। और उस समय क्या था कि फ्रेंच और इंग्लिश में ब्रिटिश में लड़ाई चल रही थी। हुँ, तो इस वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच से दोस्ती ज़्यादा अच्छी नहीं समझते थे ब्रिटिशर्स। बट आप उसकी थिंकिंग देखो टीपू सुल्तान की कि उसने ये सोचा कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इनके पास है, फ्रांस के पास है, और जिस तरीके की इनके जो फिलोसोफर्स बातें करते हैं, उसको हम अगर अडॉप्ट कर लें तो आगे आने वाले टाइम में बड़ी ही आसानी से हम ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी से दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे, राइट? तो हुँ, वो जो फोरसाइटेडनेस है वो उसके हिस्टोरियंस ने बताई हो, उसके दरबार में रहने वाले लोगों ने बताई हो, किसी ने उसको सलाह दी हो, जो भी हो। बट द थिंग इज कि उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ही आज हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? कि हुँ, हाँ, उसने हुँ, ऐसा सोचा, ही वॉज अ फोरसाइट, मतलब उसकी फोरसाइटेडनेस अच्छी थी, राइट? बाकी हुँ, चीजें अपनी अलग जगह पे हैं, लेकिन हाँ, हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है, अगर वो कैसा भी हो, बट अगर उससे जुड़ी हुई कहानी ऐसी है तो दैट इज वाई मुझे उसको उस तरीके से रखना पड़ेगा। हमें अब उसी तरीके से देखना होगा कि हाँ, ही हैड फोरसाइटेडनेस। तो हुँ, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स एक फ्यूचर का जो खाका है, एक जो मानचित्र है फ्यूचर का, वो तैयार करती हैं। यही हुँ, उसका इम्पोर्टेंस है। इसी लाइट में हमें देखना चाहिए हिस्ट्री को। हुँ। मुझे बहुत अच्छा लाइन याद आ रहा है कि वन हू नोज़ द पास्ट कैन कंट्रोल द फ्यूचर। यस, जिसको पास्ट का पता है, उसको वो पता है कि पास्ट में प्रेज़ेंट। क्या हो रखा है, राइट? अगर हाँ, मैं अपने घर में देखूँ कि हाँ, किसी से पता लगे कि हाँ, उन लोगों से हमारी बोलचाल ही बंद है। वो लगने हुँ, को मेरे मामा लगते हैं, बट उनसे मेरी बोलचाल बंद है। हुँ, सो आई नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री कि क्यों मेरे ही मामा से मेरी बोलचाल बंद है, सही, 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 मेरी हाँ। राइट? या सो या फिर एवरी आपकी भी आने इवेंट वाली हैज़ जनरेशन सॉरी। हाँ, एवरी इवेंट हैज़ अ सीड इन पास्ट, राइट? हाँ, और एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि वॉर कभी भी इस दुनिया में खत्म नहीं होते। एक वॉर हुँ, जहाँ पे खत्म होता है, दैट इज़ द सीड ऑफ द नेक्स्ट वॉर, हाँ, राइट? ये भी हिस्ट्री ने ही हिस्ट्री प्रूव ने। किया है। ये हिस्ट्री की हुँ, तरफ से आई हुई फिलॉसफी है। हुँ। हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही ये समझ में आया है, हुँ। ये टू चीज़। समराइज़ तो ऑल योर पॉइंट्स फॉर व्यूअर्स के लिए कि आपने बेसिकली ये बताया कि हिस्ट्री हमें जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम लोग को पास्ट पता है तो हम लोग फ्यूचर अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हुँ, प्लस अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सेकंड हुँ, मतलब कि आपने ये भी बताया कि हमारे जो हम पास्ट के जो भी इवेंट्स हैं वो कैसे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करते हैं, और वॉर्स हुए हुँ, हैं तो उसके क्या आगे इम्पैक्ट्स होंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो फ्यूचर में क्यों ऐसे चल रही हैं। और हुँ, हुँ, ऑल्सो हुँ, ये भी एक रीजंस होते हैं, मतलब अगर लेस एग्जाम्पल स्मार्टफोन है हमारे पास, है ना, तो हुँ, हम लोग स्मार्टफोन इन्वेंट इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास पहले जो स्मार्टफोन, हमारे पास जो फ़ोन्स होते थे वो एनालॉग बेसिस पे होते थे, हमारे पास वो टच हुँ, स्क्रीन हुँ, नहीं होता था। तो अगर हम आज उस पर कर, अगर हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती, अगर वो सारा डेटा नहीं होता, तो हम अभी स्मार्टफोन नहीं बना पाते, हम अभी भी हुँ, वही कर रहे होते। इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट, अगर हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, तो हम आज उसी पे ही सर्च कर रहे हुँ, होते और बना रहे हुँ, होते, या तो हमारी कंडीशन बेसिकली वही पास जैसी रहती है अगर हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती तो हुँ, जैसे ज़ीरो नहीं होता तो हम लोग आगे नंबर्स पे काम नहीं कर सकते थे। और बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम, जैसे अभी आपने बोला कि एआई आ गया है, और आने वाले टाइम पे और कैसे हम लोग ग्रो करेंगे, तो उस पे एलॉन मस्क जैसे काम ही कर हुँ, रहे हैं। हुँ, मार्स पे हमारा रेसिडेंस हो जाएगा, हाँ, कॉलोनी। मतलब कॉलोनी हो जाएगी। हाँ, और हिस्ट्री बहुत चीज़ों के बारे पास, सेटलमेंट, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी हमारी, और पहले के लोग कैसे जीते थे, वो कैसे उनका मैनेजमेंट रहता था, क्लोथ्स कैसे पहनते थे। आज मैं और आप काइंड ऑफ लाइक ब्रिटिश जो हमें रूल करके गए वैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ। हम लोग आज भी वो इंडियन में टर्बन्स और बहुत सारे लोग जैसे हुँ, कपड़े पहनते थे वैसे नहीं पहन रहे हैं, आपने भी टी शर्ट पहन रखी है। पहले टाइम पे हुँ, कहाँ, पहले अब धोती कुर्ता एंड ऑल पहनते थे, तो क्यों हुँ, पहन रहे हैं अभी। और बहुत सारे इन्वेंशंस जो हुए थे वो भी हमें हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है। काइंड ऑफ लाइक हुँ, हुँ, समराइज्ड यू ऑल योर पॉइंट्स। हुँ, 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 तो आपने ये, हमने ये जान लिया कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द हिस्ट्री, है ना। अगर हुँ, हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट वी शुड टेक केयर वाइल रीडिंग हिस्ट्री, बिकॉज हमें ये भी पता हुँ, चलता है कि बहुत सारी हिस्ट्री ना मैनुपुलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हुँ, अभी लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो इस सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ था, उस पे हुँ,
बहुत लोगों ने अपने-अपने असम्पशन, बहुत लोगों ने अपनी-अपनी तरफ से प्रिंट आउट किया कि ये हुआ था, उसके साथ हुँ, बॉलीवुड में अच्छा नहीं चल रहा था, या हुँ, उसके खुद पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, या फिर कोविड के थ्रू डिप्रेशन में चला गया। मतलब सब लोगों ने अपने-अपने प्रिंट आउट करे। तो अगर आने वाली हुँ, जनरेशन सुशांत की मूवीज़ देखती है, तो वो सर्च करेगी तो उसको एक अलग, किसी ने अलग हिस्ट्री प्रिंट आउट किया है तो वो पढ़ेगा, किसी ने कुछ बताया तो वो पढ़ेगा। तो ये हुँ, ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल गांधी जी और उनके बारे में भी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के बारे में भी, इंडिपेंडेंट, हमें हमारा इंडिया हुँ, इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, इसमें भी बहुत सारी जो लोग हैं ना मैनिपुलेट करके, बहुत सारी ऑथर्स रहते हैं, तो वो कुछ अलग अलग हिस्टोरियंस बताते हैं हमें हिस्ट्री। तो इस पे आपका क्या है कि व्हाट वी शुड टेक केयर व्हाइल रीडिंग हिस्ट्री? हुँ, हुँ। अच्छा मतलब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, उसको लेकर के हमें किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, उसको समझते समय, राइट? हम्म। बिकॉज़ हिस्ट्री इज़ समवेयर मैनिपुलेटेड, राइट? कि हम्म। सी जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बहुत ही एक सिंपल सी सिचुएशन आप इमेजिन करो। सपोज़ करो कि आज की डेट में अभी के अभी कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। हम्म। हम नहीं हैं, हम्म। खत्म हो गए। ऑल ऑफ अ सडन कोई मेटेओर आया, टकराया और हम सारे के सारे 3-4 दिन के अंदर फिर सब कुछ खत्म। खत्म, सब हाँ। घाल-मेल हो गया। हम्म। अब आप इमेजिन करो कि आज से करीब 1000 साल बाद, 2000 साल बाद अचानक से फिर से इवोल्यूशन शुरू हुआ। कहीं पे कुछ लोग जंगलों में छुपे हुए रहते थे, किसी तरह से बच गए। हम्म। पेड़-पत्तियाँ खा कर के वो ज़िंदा रहे, वो आदिवासी थे, जो जंगलों में छुप के रहा करते थे, वो बाहर निकल के आए अब। हम्म। अब जब वो बाहर निकल के आए, उनका दुनिया से कोई रिलेशन नहीं था, राइट? हम्म। अब अचानक से जब उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू की, उन्हें टैबलेट मिले, आपका लैपटॉप मिला, ये मेरा ये जो बढ़िया-सा मैंने सेटअप। खरीदा है, ये मिला, राइट? ये सारी चीज़ें मिली। अब हम्म। आप जस्ट सोच के देखो कि जब वो हिस्ट्री लिखना शुरू करेंगे, जब वो बताना शुरू करेंगे, कुछ जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनमें से, जो हम्म। ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें क्या रही होंगी, हमारे पहले जो रहते थे लोग, वो कैसी चीज़ें अपने पास रखते थे और क्या क्या किया करते थे इनके साथ। सो आप इमेजिन करो कि वो क्या सोचेंगे? हम्म। लैपटॉप देख करके वो क्या सोचेगा? और क्या लिखेगा हिस्ट्री में? हम्म। क्योंकि उसे ये तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे ये लगेगा कि हाँ यार, इसमें शकल सी दिखाई देती है। बट कुछ ऐसे भी होंगे जो कि जादू-टोने में भरोसा करेंगे, वो कहेंगे कि लगता है इससे कुछ काला जादू किया जाता था। तो मेबी कोई एक नैरेटिव बन जाए और हम्म। कोई एक बंदा ये लिख दे कि हाँ, हर घर में नॉर्मली जो बड़े शहरों के लोग थे, आप सोच करके देखना किस तरीके से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हम्म। आप सोच के देखो कि बड़े शहरों में ही जो थोड़े से सेटल्ड सोसाइटीज़ हैं, हमारी और आपकी जो सोसाइटीज़ हैं, गाँव को छोड़ कर के जो सेटल्ड सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े शहर हैं, महानगर हैं, हम्म। वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। हम्म। अब आप सोचो कि कोई एक आदमी ऐसा निकल आया जो थोड़ा अंधविश्वासी है। हम्म। उसने क्या किया कि इन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया, राइट? और जब लिखना शुरू किया तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा ऐसा लगता है कि जितने भी ये बड़े शहरों में सेटल्ड सोसाइटीज़ में लोग रहा करते थे, वो सारी संपत्ति और रुपए-पैसे पे कब्ज़ा करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ किया करते थे। ऐसे बहुत से डिवाइसेज़ उनके घर से मिले हैं। राइट? इट सीम्स कि वो ऐसा किया करते थे। दूसरी हम्म। तरफ दूसरे लोग होंगे, जो थोड़े ऐसे होंगे जो अंधविश्वास को नहीं मानते होंगे, मतलब कुछ भी उनके दिमाग में आएगा तो नई चीज़ उनके दिमाग में आएगी, वो इसको अंधविश्वास कहेंगे और कहेंगे कि नहीं, ऐसा लगता है कि ये अपने आप को सजाने-सँवारने की कोई चीज़ होगी, शीशे जैसा दिखता है, हम्म। तो इसमें शायद वो अपने आप को देख सकते होंगे, राइट? इसमें शायद वो फ्यूचर देख सकते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कि नहीं, इसमें फ्यूचर देख पाते हो। आप सोचो, इमेजिन हम्म। करो जब कोई बताने वाला नहीं है, तो बंदा क्या इंटरप्रेट करेगा? हम्म। राइट। तो हिस्ट्री पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसने भी हिस्ट्री लिखी है उसने अपने हिसाब से इंटरप्रेट की है, हम्म। राइट? सबसे बड़ी समस्या हिस्ट्री की ये है कि हम इस बात को नहीं समझते कि किसी ने इंटरप्रेट किया है अपने तरीके से। जैसे आज की डेट में जब हम वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम्म। वैदिक एज स्टार्टेड अराउंड 1000 इयर्स बैक, राइट? 1500 इयर्स बैक, हम्म। बीसी, मतलब हम्म। 15 इयर्स बीसी, हम्म। राइट? 1500 इयर्स बीसी की जब हम बात करते हैं तो उस समय प्री वैदिक एज शुरू हुआ हम्म। और 1000 जब ईयर्स आए, जब 1000 इयर्स बीसी रह गए थे, बैक जाते हैं, तो हमारा पोस्ट वैदिक एरा शुरू हुआ। हम्म। अब ये जो थिंकिंग है, हम ये सोचते हैं, हमारा जो माइंड है वो ऐसे एक्सेप्ट करता है कि जो प्री वैदिक एरा है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा, विकास जी, राइट? थोड़ा सा आपको एक यहाँ पे पॉज करती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स को ना पता नहीं होता है कि बीसी और एसी और एडी एक होता क्या है, तो एक अच्छा, अच्छा। शॉर्ट सा इंट्रो आप बीसी दे दे तो। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी 2024 चल रहा है, इट मीन्स कि ईसा मसीह को पैदा हुए 2024 ईयर्स हो चुके हैं।
राइट? और अगर हम 1500 या 1100 बीसी 1000 बीसी की बात करते हैं, तो 2000 माइनस आप कर दो, 2024 में प्लस प्लस कर कर दो दो। 1000 और। हुँ, सो 3024 ईयर्स बैक हुँ, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि उस समय हमारा पोस्ट वैदिक एरा शुरू हुआ। लेकिन आप ये देखो कि जब हम प्री वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा की बात करते हैं, राइट? वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा की, तो आज की डेट में हमें पढ़ा तो दिया जाता है कि ये वैदिक एरा था, ये पोस्ट वैदिक एरा था। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनके लिए कुछ भी प्री और पोस्ट नहीं था जो उस समय में जी रहे थे। हुँ, उनके लिए कुछ भी प्री पोस्ट नहीं था। ये तो हमने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया है। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि जब प्री वैदिक जो वैदिक एरा है उसमें क्या हुआ कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक लोगों को जो हिस्टोरियंस हैं उनको कहीं पर भी ये प्रूफ नहीं मिला कि लोहा कहाँ मिला है। उन्होंने लोहे को ही आधार बनाया पोस्ट वैदिक एरा को मानने का। तो सबसे पहले जो लोहा है ना यूपी में एटा के पास एक जगह है, अतरंजी खेड़ा। हुँ, वहाँ पे लोहे का सबसे पहला प्रूफ मिला। तो वो लोहे का जो प्रूफ मिला वो 1000 बीसी पुराना लोहा था। यानी 1000 इयर्स बीसी पुराना लोहा था। तो जब वो 1000 इयर्स बीसी पुराना लोहा था, वहाँ से जो समय इन्होंने लिया हमारे हिस्टोरियंस ने वो पोस्ट वैदिक एरा ले लिया। लेकिन जो उस समय में जी रहे थे उनके लिए कुछ प्री पोस्ट नहीं रहा होगा। हुँ, आज जिस जगह को हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, वी डोंट नो कि वो किस नाम से जानते थे। हम हुँ, कहते हैं ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हुँ, उनका थोड़ी पता है। हम ये देखते हैं कि हाँ, एक ही परिवार में अब जैसे उसमें एक हिस्ट्री में आप आता है अगर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में देखो, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, राइट? हुँ, यहाँ जो मरे हुए लोग जहाँ पे दफनाए जाते हैं। तो उसमें ऐसा भी बताया जाता है कि कई जगहों पे ऐसी वो मिली हुई हैं कब्रें मिली हुई हैं, हुँ, जहाँ पे एक ही परिवार के कई लोग ऐसा लगता है कि दफनाए गए हैं, राइट? कभी भी जो है हस्बैंड यानी मेल को बिना फीमेल के नहीं दफनाया गया है, राइट? तो जब मेल को बिना फीमेल के नहीं दफनाया गया है, तो ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया है कि शायद उस समय भी, कुछ हिस्टोरियंस ने ये भी बोला है कि शायद उस समय भी सती प्रथा हुआ करती थी। और जब पति मर जाया करता होगा, तो वहाँ पे दफनाते समय वाइफ को भी मार के दफना देते होंगे या उसके साथ दफना देते होंगे ताकि वो भी उसके साथ चली जाए, राइट? बट एट द सेम टाइम कई जगह ऐसी भी कब्रें मिल गई जहाँ पे पहले तो ये नैरेटिव बना, फिर बाद में कई ऐसी कब्रें भी मिली, जहाँ पे पूरा का पूरा परिवार ही दफन है। ओह! तो एक नैरेटिव और आया कि हुँ, भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है सती प्रथा ना हो सकता हुँ, है ऐसा हो कि कब्रें इस तरीके से बनाई जाती थी कि हर फैमिली घर को एक कब्र अलॉट है, हुँ, राइट? जो हुँ, भी मरेगा वो पूरा परिवार वहीं पे दफनाया जाएगा, एक के बाद एक खोद करके उसमें डालते रहेंगे, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, मे बी इस तरह की चीज़ हो। हुँ, तो ये जो नरेशन है, अभी तक हो सकता है कि इन दोनों में से कोई बात हो सकता है सच ना हो, ये क्या है? अनुमान ही तो है, हुँ, राइट? बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो अनुमान है हिस्टोरियंस का, आज की डेट में जब पॉलिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स में इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए इसको एक सच की तरह बताया जाता है। ऐसा बता दिया जाता है कि हाँ, यही सच था। जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो अब लगातार हर रोज़ मुँह के बल गिर रही है। नई-नई हुँ, जब चीज़ें आ रही हैं, तो वो हर तरफ जो है मुँह के बल गिर रही है, राइट? हुँ, क्योंकि जो है जब चीज़ें आगे चल के सामने आती हैं ना, तो पता लगता है कि हमारा जो नरेशन था वो गलत था। वही जैसे आज की डेट में हम सारे मर जाएँ, तो हमारे लैपटॉप किसी को मिलेंगे तो वी डोंट नो कि वो क्या इंटरप्रेट करेंगे हुँ, और वो क्या बता देंगे आगे वालों को। हुँ, वो किससे जोड़ देंगे? हो सकता है उनके यहाँ भी कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, वहाँ जोड़-जाड़ करके कि हाँ, ये केवल ब्राह्मणों के यहाँ हुआ करते थे हुँ, क्योंकि ये बड़े-बड़े घर जो है ना, ये बड़े-बड़े शहरों में होते थे, वहाँ शहरों में बड़े-बड़े लोग रहा करते थे। उन्होंने हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया होगा। हुँ, किसी गाँव में या जहाँ पे खेती होती है, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, बहुत कम मिली है, राइट? तो हुँ, इस तरह की बातें करके वो भी कर सकता है। तो आज की डेट में हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, वो हमें ये समझना होगा कि दे आर नॉट द रॉ एंड रियल फैक्ट्स, वो हुँ, इंटरप्रिटेशन हैं। ठीक है? बहुत सी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि बहुत सी हिस्ट्री ऐसी है जो चीज़ों के खत्म होने के बाद एक अनुमान के आधार पे लिखी गई है। आज की डेट में तो जो कुछ आप लिख रहे हो उसका रिटन रिकॉर्ड है। ये हुँ, हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है जो आप लिखते चले जा रहे हो। बट हुँ, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आर्टिकुलेशन हो रहा है। आगे चल के जब हमारे दस्तावेज़ पढ़े जाएँगे तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, ऐसा भी था, कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा भी था, हुँ, राइट? तो इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे अभी आज की डेट में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ चल रही है जब राम मंदिर का वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, तो उसमें क्या हुआ एक गाना जो है बड़ा फेमस हुआ, राम आएँगे, हुँ, राइट? राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगा या हुँ, अंगना सजाऊँगी जो भी चल रहा था। जुबिन उसी नौटियाल बीच सिंगर हाँ, वो काफ़ी जुबिन नौटियाल ने हाँ, उनके सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं भी सुनता हुँ, हूँ, तो हुँ, वो सारे सॉन्ग्स उन्होंने बना दिए, राइट? हुँ, सारे सॉन्ग्स मस्त चल रहे हैं। हुँ, उसी बीच में क्या हुआ अचानक से जो है जो एक दूसरा ग्रुप है, पॉलिटिकली एक्टिव है जो किसी तरीके से ये समझता है कि हाँ, जो हिंदुइज़्म है वो उनको नष्ट करने के लिए ही बना है। दे आर यू नो वो कुछ नीले कपड़े पहनते हैं हुँ, और
दे कॉल देमसेल्फ दे दे टेल लाइक उनका जो नारा है वो जय भीम है, राइट? हाँ। तो होता ये है कि उन्होंने क्या किया कि अभी राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी आया। हुँ। उन्होंने कुछ दिनों बाद क्या किया, भीम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी ये गाना किसी लड़की ने गा दिया। हाँ। ठीक है? अब कई सालों के बाद हो सकता है, बहुत साल जब निकल जाएँ, हुँ। 200-300 साल निकल जाएँ और ये गाना जब सुना जाए हुँ। कि भीम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी, राम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी। अब इन दोनों का टाइमलाइन डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा। ये लोग ये हुँ। तय मतलब कोई भी ये कह सकता है कि नहीं भीम आएँगे तो अंगना सजाऊँगी ये पहले आया था, इसकी नकल करके जो है इन्होंने अब ये राम गाना आएँगे। बनाया है, जैसे कि बुद्ध की नकल करके इन्होंने पूरा सनातन धर्म में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसी करके बातें करते हैं, जबकि हिस्ट्री कुछ और कहती है। हुँ। बेसिकली लोगों को पता ना होने की वजह से, फैक्ट्स के बारे में जानकारी ना होने की वजह से और जो हमारा सोशल मीडिया का जो एक्सपेंशन है, वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हुँ। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, हम उसको परसीव इस तरीके से करते हैं कि वेदर इज़ ट्रू और फॉल्स हुँ। बेस्ड ऑन आवर बिलीफ, बेस्ड ऑन आवर हेट और बेस्ड ऑन आवर लव। हमारा जो मन करता है, जिस बात को हमारा मन सच मानता है, हम उसे सच मान लेते हैं। हुँ। जैसे जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, जिसको सच मानना है, आप उसे समझा नहीं सकते। कितने भी प्रूफ देके नहीं समझा सकते, राइट? क्योंकि उसका मन मानने वाला नहीं है इस चीज़ को, राइट? क्योंकि उसकी उसका जो सच है, आदमी का जो सच है, वो उसकी हेट और उसके लव से डिसाइड होता है कि वो किस चीज़ को बहुत चाहता है और किस चीज़ से बहुत घृणा करता है। सो हुँ। हमें ये समझना होगा कि जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, वो भी इन चीज़ों से अछूते नहीं हैं। हुँ। जो हिस्ट्री लिखता है, वो भी हमारे और आपके जैसा आम इंसान है। हिस्ट्री पे सबसे अधिक असर जिसका पड़ता है, वो है हिस्टोरियन। हुँ। हिस्टोरियन थॉट्स हुँ। हमारे थॉट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हिस्टोरियन के थॉट्स हैं, वो केवल उसके थॉट्स हैं और एक रियल पर्सपेक्टिव में हमें सोचना पड़ेगा कि जिन चीज़ों का प्रूफ अवेलेबल नहीं है, वो आज के एग्ज़ाम्पल में जैसे मैंने अभी कहा ना कि हाँ, अगर हम सब मर जाएँ अचानक से, तो आने वाले टाइम में कोई क्या लिखेगा हमारी चीज़ों को देख कर के। हुँ। ठीक वैसे ही हमें समझना होगा कि जो हिस्टोरियन है, ही इज़ नॉट फ्री फ्रॉम बायस एज़ वेल। हुँ। और कोई भी हिस्टोरियन ऐसे नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से हिस्टोरियन बन जाऊँगा, मेरा तो खाना-पानी नहीं चलेगा। आप खुद से देखो मुझे हिस्टोरियन बनना है और किसी को लगता है कि हाँ, मुझ में पोटेंशियल है, तो वो मुझे कहेगा कि विकास तुम हिस्ट्री लिखो। मैं कहूँगा भाई खाऊँगा क्या? कहेगा मैं पैसे दूँगा ना, हाँ। तुम लिखो हिस्ट्री, राइट? वो तो कहेगा कि हिस्ट्री बस लिखो, बस ध्यान ये रखना कि हुँ। हिस्ट्री इस तरीके से लिखना, हुँ। राइट? तो आप इस बात को समझो कि बहुत से हिस्टोरियंस पैट्रोनेज में भी रहे हैं, बहुत से राजाओं के। आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत। हुँ। पद्मावत में एक बड़ा ही अच्छा सीन था। उस सीन का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की जाती है, किस तरीके से हिस्टोरियंस जो कि किसी के पैट्रोनेज में रहते हैं, कैसे चीज़ों को एक तरीके से आप ये कह सकते हो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। वो आप समझ सकते हो। उसमें क्या सीन था, उसमें एक सीन ऐसा था जहाँ पे अलादीन खिलजी जो था ना, वो क्या कर रहा था कि लगातार पेजेज़ फाड़े जा रहा था। एक किताब कुछ रखी हुई थी और वो पेज फाड़ कर फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। अचानक से उसका जो दोस्त होता है, जो गुलाम होता है, जो खरीद करके वो लाया था हुँ। वो उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके? जिल्ले-इलाही आप क्या कर रहे हैं? तो वो जब वो पूछता है तो एक बड़ा ही सुंदर आंसर देता है जो हिस्ट्री के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उस पे लोगों का ध्यान नहीं गया या उसको मूवी की तरह ही देख लिया एक कॉमेडी की तरह बट उसमें वो जवाब जो है ना उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने बोला कि यार मैं इस किताब में से ये मैं माज़ी पढ़ रहा हूँ, अपना माज़ी पढ़ रहा हूँ। माज़ी यानी इतिहास। उर्दू में माज़ी कहते हैं। तो मैं अपना माज़ी देख रहा हूँ और मैं इतिहास के पन्नों में से वो सारे पन्ने फाड़ के फेंक रहा हूँ जिसमें अलाउद्दीन का नाम नहीं है। ओह! आप ये उसमें डायलॉग है, आप ध्यान से देखना इसमें एक हुँ। डायलॉग है, मैं इसमें से हर वो पन्ना फाड़ के फेंक रहा हूँ जिसमें अलादीन का नाम नहीं है। हुँ। और इसी तरीके से शासक जो एम्परर्स होते हैं, वो इसी तरीके से जिनके पैट्रोनेज में कुछ हिस्टोरियंस रहते हैं, उनको इसी तरीके से हिस्ट्री लिखने को कहते भी रहे होंगे, राइट? अब जैसे इंडिया में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सी ज़रूरी चीज़ें छुपाई गई। आप हुँ। किसी भी एनसीईआरटी की बुक में आप ये नहीं देख पाओगे कि जौहर के बारे में कोई डिटेल में बात की जाए, राइट? आप हिस्ट्री में कहीं पर हिस्ट्री की बुक्स में कहीं पर रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के एक डेडिकेटेड चैप्टर नहीं देख पाओगे, जबकि इतनी हुँ। बड़ी लेडी के लिए क्या एक डेडिकेटेड चैप्टर नहीं होना चाहिए? हम हुँ। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमने नवाबों के, राजाओं के, सुल्तानों के इतने बड़े-बड़े चैप्टर्स लिख दिए एंड एट द हुँ। सेम टाइम द कंट्री व्हिच इज़ टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट उसमें एक भी चैप्टर आपने नहीं डाला रानी लक्ष्मीबाई के लिए, रानी हुँ। दिद्दा के लिए नहीं डाला। दिद्दा का शायद आपने भी नाम ना सुना हो, रानी नहीं, दिद्दा, नहीं, नहीं। रानी हुँ। लक्ष्मीबाई के अलावा और भी बहुत सी रानियाँ थीं, हुँ। राइट? उनके बारे में जैसे कर्णावती थीं, इनके बारे में तो कोई कहानी ही नहीं मिलती। व्हाई नॉट? क्यों नहीं मिलती, राइट?
क्योंकि जिनके पैट्रोनेज में ये थे, जिन्होंने इनको पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम दिया, उन्होंने अपने बायस के बेसिस पे, अपने एजेंडा के तहत पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हिस्ट्री में हो सकता है कि सारी बातें गलत ना लिखी हों, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हिस्ट्री है, खास करके वो हिस्ट्री जिसका रिटन प्रूफ मौजूद नहीं है, जिसे हिस्टोरियन ने खुद नहीं देखा, जिसे उन्होंने इंटरप्रेट किया है, उस इंटरप्रिटेशन को हमें ही बहुत ही रेशनल वे में बैठ करके सोचना होगा, उससे चिपकना नहीं होगा कि हाँ, ये रेशनल जो ये बंदा कह रहा है, इसे मुझे मानना है। राइट? वो मानना नहीं है, वो आपको समझना है कि हाँ, ये एक थॉट है, हुँ, राइट? ये एक विचार है। तो इस तरीके से जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तभी हम जो है हिस्ट्री के साथ न्याय कर पाएँगे, तभी हम जस्टिस कर पाएँगे हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ये समझने वाली चीज़ है कि हिस्टोरियन जो है, वो भी हमारे और आपके जैसा इंसान है। वो कोई भगवान नहीं है, जो कि बिल्कुल ही सन्यासियों की तरह सुख से, दुःख से, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से, या जिसके अंडर वो काम कर रहा है, उसके अंडर काम करते समय किसी डर से कि कल को मेरी नौकरी ना चली जाए, इन इस हुँ, बिना इसके काम कर रहा होगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। स्वतंत्र इतिहासकार आप खुद खोज के देख लो, स्वतंत्र इतिहासकार, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस बहुत कम हैं, हुँ, बहुत कम मिलेंगे, राइट? इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस अगर हैं भी, तो वो ऐसे लोग रहे हैं जो कि पहले से ही संपन्न थे। बहुत ज़्यादा पैसा था घर में, वो आराम से बैठ करके हिस्ट्री लिख सकते थे। कोई काम ना भी करें, हिस्ट्री किताबें लिखते रहें तो भी चल जाएगा। बट आज की डेट में आप और हम चाहें तो जानते हुए भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमारी नौकरियाँ चली जाएँगी और पता नहीं किताब बिकेगी, नहीं बिकेगी, कितने लोग हमसे एग्री होंगे, नहीं होंगे, वी डोंट नो, राइट? तो ये हमें समझना होगा 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि हिस्ट्री एक इंसान लिखता है और हिस्ट्री पे सबसे बड़ा असर हिस्टोरियन का पड़ता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ पर भी कोई नैरेटिव दिखाई दे रहा है, आप उस नैरेटिव को बड़े ही रेशनल वे में समझें। हुँ, ठीक है? रेशनल वे में लें, उससे चिपक के ना रहें कि हाँ, यही सही था, राइट? किसी ने कह दिया कि इन लोगों ने बड़े ज़ुल्म किए थे, जैसे एक कहानी आती है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पे बड़े ज़ुल्म हुए। क्लास 6 की एक बुक है, जो सिविक्स की है, उनके उसमें एक पूरी की पूरी पूरा चैप्टर है इक्वालिटी पे, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है। भीमराव अम्बेडकर वाज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। अगर आप कभी भी ये पढ़ोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, हुँ, और उन्होंने डिस्कशन की है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब उन्होंने डिस्कशंस की है ना, तो उन डिस्कशंस को जब आप सुनोगे ना, यू विल बिकम फैन ऑफ भीमराव अम्बेडकर। इतने इंटेलिजेंट थे। मैंने तो पूरी जो तैयारी की थी पीसीएस की, एक बार तब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था, एंड आई वाज़ मतलब मुझे लगा कि कितना ज़्यादा ये व्यक्ति प्रतिभाशाली था, राइट? और साथ में ये, अब जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, वो बहुत प्रतिभाशाली थे, तो मेरे मन में कहीं ये नहीं है कि हाँ, मैं ऐसे तौल रहा हूँ कि मैं इस बंदे की तारीफ़ इसलिए ना करूँ क्योंकि ये मेरी कास्ट का नहीं था। मैं नहीं सोच रहा। बट द थिंग इज़ कि जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, उन्होंने इस चीज़ को एजेंडे की तरह लिया। उन्होंने क्या किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये तो लिखा कि वो बड़े इंटेलिजेंट थे। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी लिखा कि वो जो है एक ऐसी कास्ट से आते थे, जिसको सोसाइटी में इतनी इज़्ज़त नहीं मिलती थी और बहुत ज़्यादा उनको सप्रेस किया जाता था, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। हुँ, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। अब सवाल ये आता है बड़े कॉमन सेंस का, अगर पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, तो वो इतने आगे कैसे पहुँच गए? हुँ, दबा देना चाहिए था उन्हें भी, राइट? जब पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी चला, तब तो आरक्षण भी नहीं था, तब तो हुँ, दबा देना चाहिए था। आज तो आपके पास रिज़र्वेशन भी है, तब दूसरा भीमराव अम्बेडकर हमें देखने को नहीं मिल रहा। हुँ, बट उस समय आरक्षण के एक बिल्कुल सामान्य घर का बच्चा भीमराव अम्बेडकर बन जाता है, और वो कहानी पूरी की पूरी 3 पन्नों में लिखी हुई है। उन 3 पन्नों में केवल और केवल ये बताया गया है कि कितना बुरा है हिंदू धर्म। हुँ, उसका पर्पस ही पूरे के पूरे चैप्टर का ये है कि हिंदू धर्म कितना बुरा है, ये बताया जाए। बट उस चैप्टर में आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा, एक लाइन भी नहीं मिलेगी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम क्या था? हुँ, उनके बचपन का नाम राम सकपाल था। उस बुक में कहीं नहीं लिखा, उस चैप्टर में कहीं नहीं लिखा। राम सकपाल उनके बचपन का नाम था। उनके एक टीचर थे, जिनका सरनेम था अम्बेडकर, और वो ब्राह्मण थे। अम्बेडकर एक ब्राह्मण सरनेम है। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा इतना तेज है, तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे की चेतना, यानी इसकी कॉन्शियसनेस, इसकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वो इतनी ज़बरदस्त है, जिसकी तुलना एक ब्राह्मण से कम तो किसी आदमी से की ही नहीं जा सकती। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के लेवल पे तो ये एक ब्राह्मण से कम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना टाइटल ही इसको दूँगा। ब्राह्मण का टाइटल आज से इसका टाइटल होगा, मेरा अम्बेडकर अपना टाइटल मैं इसको दूँगा। आप वाह! सोचो, हुँ, हिस्ट्री की बुक में अगर ये चीज़ लिख दी जाए, तो क्या हुँ, सोसाइटी में आज की डेट में जो हिंदुइज़्म के बारे में इतनी ज़्यादा हेट फैली हुई है, क्या वो मिलेगी हमें? नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चे जो उस किताब को पढ़ेंगे, वैसे ही वो जान जाएँगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पापा या फिर टीचर अगर इतना ज़्यादा बुरा था, तो व्हाई दिस ब्राह्मण टीचर इतना सपोर्ट क्यों किया? ये हुँ, क्वेश्चन आएगा ना, इस हुँ, क्वेश्चन से बचने के लिए जिन्होंने एजेंडा चलाया, उन्होंने इस पॉइंट को ही गायब कर दिया। हुँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों के पास सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हुँ, क्योंकि हम तो निकल चुके, हम तो 41 इयर्स के हो गए, हम हुँ, वोट डालें,
निकल लेंगे, मर जाएँगे, फिर उसके बाद हमारी जनरेशन आएगी पीछे वाली। हुँ, जो पीछे वाली जनरेशन आएगी उसके दिमाग में ये भरना है कि बड़ा गलत था तुम्हारा धर्म, ताकि वो उनके नैरेटिव के हिसाब से उनकी सरकारें बनवाएँ। तो हुँ, हिस्ट्री के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय किया गया है वो यही है कि हिस्टोरियंस ने अपने आप को कभी भी अनबायस्ड नहीं रखा, और आज जबकि इतने अच्छे मौके हैं, जब हुँ, आज आपको डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, किसी के पैट्रोनेज में रह कर के आपको हिस्ट्री नहीं लिखनी है, आप हुँ, बड़े आराम से एक निश्चित रूप से केवल फैक्ट को रख कर के किनारे हट सकते हैं। आप हुँ, अपने नैरेटिव को छोड़ दीजिए, नैरेटिव बनाने का काम सामने वाले पे छोड़ दीजिए ना। आप फैक्ट सामने रखिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ-साथ वो नैरेशंस रखते हैं, नैरेटिव्स रखते हैं। हुँ, और दूसरी चीज़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब बाहर गए, विदेश गए, तो जब विदेश गए हैं, विदेश जाकर के उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की, और उसके बाद बाहर भारत में आकर के उन्होंने इस तरीके से पार्टिसिपेट किया है इंडिया हुँ, की पॉलिटिक्स में और फ्रेम करने में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। हुँ, जब वो बाहर गए थे, उनको भेजने के लिए जो पैसे जो हेल्प करी थी, हुँ, जो फाइनेंशियल हेल्प करी थी, वो एक क्षत्रिय राजा थे, हुँ, गुजरात के, सायाजी राव गायकवाड़। ठीक है? वो जो है मतलब उन्होंने किया था ये हेल्प। तो एक क्षत्रिय राजा ने हेल्प करी उनको हायर एजुकेशन में, एक ब्राह्मण ने उनको अपना सरनेम दिया, और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत ज़ुल्म किया गया। हुँ, नो डाउट कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट आपको पूरी बात बतानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो डिस्क्रिमिनेट करते थे, बट एट द सेम टाइम उसी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जो इन चीज़ों को सही तरीके से जानते थे, डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने धर्म को सही तरीके से समझा और एक अच्छे कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे की हेल्प करी। ये बात लिखने में क्या जा रहा था? हुँ, आप देखिए, ये बात लिखना उनका पर्पज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं बताना था कि हर समाज में विकास की या फिर हर समाज में सुधार की संभावनाएँ होती हैं, उन्हें ये नहीं बताना था। हुँ, उनका एजेंडा ये था कि ये जो रिलीजन है, ये जो मेन रिलीजन है, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो सनातन धर्म है, इसको हमें खत्म करना है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें छुपाई। कहीं हुँ, पर भी आपको मतलब पूरी किताबें भरी पड़ी हैं इनइक्वालिटी से, औरतों के ऊपर अत्याचार से, लेकिन औरतों के ऊपर अत्याचार में जौहर की बात कहीं नहीं आई, कि वो जौहर क्यों करती थी। हुँ, आपको लिखना चाहिए था ना कि औरतें जौहर क्यों करती थी, बताना चाहिए था कि जौहर इसलिए करती थी, राइट? लेकिन बहुत कम जगहों पे ये लिखा है, बस ये लिख दिया है कि जौहर कर लिया रानियों ने। क्यों कर लिया? लेट टेल देम ना। जौ आखिर में कोई मरना चाहता है तो वो ज़हर खा के भी मर सकता है, वो अपने आप को जला क्यों लेता था? जौहर मीन्स क्या होता है? जौहर मीन्स जो पुराने समय में रानियाँ होती थी ना राजाओं की, हुँ, होता ये था कि जब कोई दूसरा राजा अटैक करता था, हुँ, राइट? खास करके ये मुगलों के अटैक के समय शुरू हुआ। जब मुगल जो शासक होते थे, जब वो अटैक करते थे, जैसे आपने पद्मावत देखी होगी, उसमें लास्ट में जो पद्मावती होती हैं, रानी पद्मावती, वो अपने आप को आग का एक बड़ा-सा कुंड होता है, उसमें ढकेल देती हैं, हुँ, राइट? आग में अपने आप को जला देती हैं। तो ये जो आग में ढकेलने की प्रक्रिया थी, ताकि दुश्मन उन्हें हाथ ना लगा सके, ओह! राइट? हुँ, ये इसको जौहर कहते हैं। हुँ, राइट? ये जौहर था। सो इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? हुँ, व्हाई इट हैज़ नॉट बीन टोल्ड? तो हुँ, हिस्ट्री को आधा-अधूरा लिखा गया, समझाया गया, आधा-अधूरा बताया गया। इसी वजह से आज की डेट में जब इन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को भी शामिल करो जो अभी तक छुपी हुई हैं, हुँ, देन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब दोनों तरफ से ही कोशिशें हो रही हैं कि हम अपना नैरेटिव चलाएँ, राइट? हुँ, एक तरफ ये है हमारा अपना जो है, एक तरफ जो है भारत सरकार ये कह रही है कि सही चीज़ें सामने लाओ, वो ठीक कह रही है। लेकिन दूसरे वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, हाँ, तुम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। दे शुड टेल कि हाँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़ाएँ? ये हुँ, बहाना भी अच्छा लगता है। बट दे आर सेइंग कि तुम तो हिस्ट्री को ही बदल रहे हो। वी आर नॉट चेंजिंग द हिस्ट्री। हुँ, हिस्ट्री बदली नहीं जा रही, हिस्ट्री को पूरा किया जा रहा है, जो फैक्ट्स छुपे हुए थे, उसे बताया जा रहा है। हुँ, सो हमें ये समझना होगा कि जिसने भी हिस्ट्री लिखी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखता है, तो अपनी पर्सनल हेट, अपनी पर्सनल पैट्रोनेज को ध्यान रखता है कि किसके पैट्रोनेज में वो लिख रहा है, हुँ, हुँ, किसके किस इकोसिस्टम के अंदर वो है। इन चीज़ों का बड़ा ही वो ध्यान रख कर के हिस्ट्री को लिखता है। इसी वजह हुँ, से आज की डेट में हम जो है हिस्ट्री जो देखते हैं, वो इस तरीके की है कि जहाँ पे हिंदू ही सबसे ज़्यादा अपने कल्चर पे, अपनी आइडेंटिटी पे शक करता है। हुँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही करता है, बिकॉज़ हिस्ट्री की किताबों में इतनी चीज़ें भर दी गई हैं कि हुँ, तुम्हारे यहाँ तो ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। क्योंकि सिर्फ़ एक ही रिलीजन के बारे में बात ही हुई। दूसरे हुँ, रिलीजन को सुधारना ही नहीं था, ऐसा लगता है दूसरे रिलीजन को सुधारना ही नहीं है, किसी हुँ, दूसरे रिलीजन को, हुँ, राइट? हुँ। तो ये चीज़ है। तो आप इसको नहीं देख सकते हो जैसा कि हाँ, हाँ, ध्यान नहीं रखने वाली इतनी सी चीज़ है। नहीं जैसा कि आपने बताया कि हाँ, सही में लोग उस टाइम पे किसी के इन्फ्लुएंस था और इतने पैसे नहीं होते थे तो कोई जो भी बोलता था उसके बेसिस पे लिखते थे। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने ही आर्यन इन्वेजन थियरी को
ज़्यादा हुँ, मॉडिफाई किया मैक्स मुलर ने और फिर ये बताया बेसिकली रीज़न उसका यही था कि कैसे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन को डिवाइड कर दें और डिवाइड एंड हुँ, रूल को हम कैसे कर सकें। तो उन्होंने बोल दिया हाँ, कि आर्यन इन्वेजन हुआ था और द्रविडियंस जो सारे साउथ में थे हुँ, इसीलिए आपका कलर भी अलग है और बहुत हाँ, सारी चीज़ें हैं, तो यू आर हुँ, डिफरेंट, तो इसलिए वो हेट पैदा हो गई नॉर्थ इंडियन और पैदा हो साउथ इंडियन में और अभी तक और एक चल ही चीज़ रही और है। हाँ, और एक चीज़ जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को अपना कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। आप ये सोचो कि लोग ये कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ उन पे जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली हुँ, सिविलाइजेशन के लोगों पे हुआ। हुँ, अब बात ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो खुद हिस्टोरियंस ने ये लिखा है कि वो दे वर वेरी वेल मैनेज्ड। हुँ, बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज्ड थे, हुँ, राइट? अगर हुँ, वो अच्छी तरह से मैनेज्ड थे, तो जो वैदिक लोग हैं, हुँ, वैदिक जो सोसाइटी है, वो हुँ, नोमैडिक थी। वो हुँ, इधर-उधर घूमती थी। हुँ, वो मैनेज नहीं थी। हुँ, वो गायों को चराते थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वैदिक हुँ, एरा के बारे में यही लिखा है कि ये तो गाय चराया करते थे, एक जगह रहते भी नहीं थे। हुँ, स्थायी ज़मीन भी नहीं थी जहाँ पे ये खेती करते हों। ये हुँ, एक तरीके से इधर-उधर घूम कर के खेती किया करते थे हुँ, और कोई भी मैनेज्ड इनका बिहेवियर नहीं था। ये हुँ, मैनेज्ड नहीं थे बेसिकली, मैनेज्ड वे में नहीं रहते थे। आप ये सोचो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आज की डेट में एक मैनेज्ड सोसाइटी हो, उसके ऊपर क्या कोई मैनेज्ड अनमैनेज्ड जो हुँ, लोग हैं, क्या वो उस पे कब्ज़ा कर लेंगे? हुँ, नहीं कर सकते। लेकिन हिस्ट्री में इन दोनों चीज़ों के सामने होने के बावजूद भी हमारा दिमाग सवाल नहीं करता। हुँ, क्यों? क्योंकि हमारी वायरिंग में क्या किया गया है, ऐसी-ऐसी सोल्डरिंग की गई है, इस तरीके से सोल्डरिंग कर दी गई है हिस्ट्री के माध्यम से कि हम हुँ, उस पे क्वेश्चन उठाते ही नहीं कि यार ये तो बहुत ही मतलब अजीब-सी बात है कि जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड थी, उसके ऊपर एक ऐसी सोसाइटी ने हमला करके कब्ज़े में ले लिया, जो हुँ, कि गाय चराया करती थी, हुँ, राइट? जिनके हथियार भी ऐसे नहीं थे, हथियार भी उनको मिला लोहा उनको तब मिला जब 1000 बीसी का टाइम निकल गया, राइट? 1000 बीसी पहले मिला, राइट? तो ये जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन आप खुद देखो, आज की डेट में अगर गाँव वाले शहर पे हमला करके सोचें कि हम जैसे मान लो अंडमान निकोबार में कोई प्रजाति रहती है, उनके पास तीर धनुष सब कुछ है, हुँ, बढ़िया है। वो चाहें कि अगर वो दिल्ली में आके दिल्ली को कब्ज़े में कर लेंगे? नहीं कर सकते। राइट सो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि वी नीड टू बी वेरी मच ओपन विथ अवर कॉमन सेंस और हुँ, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री पे सबसे अधिक असर हिस्टोरियंस का पड़ता है सो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर इंटरप्रेटिंग और थ्रू हिस्ट्री इफ यू आर inculcating any kind of love or hate towards any particular religion या any particular section of the society क्योंकि हुँ, हिस्ट्री ये कर रही है हुँ, क्योंकि ये ऐसा हिस्टोरियंस ने किया है हिस्ट्री की वजह से ही तो इतनी हेट है हुँ, क्योंकि आधे अधूरे फैक्ट्स हैं और उस हाँ। वजह से क्वेश्चंस ही नहीं आते अभी तो वन बहुत साइडेड अभी बहुत हिस्टोरियंस भी वोकल हो रहे हैं कि हमारे हिस्ट्री को मॉडिफाई करने की अब बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत करेक्ट सारे फैक्ट्स अब करेक्ट निकल के आ रहे हैं कि ये क्या था या अगर इन्वेजन हुआ था तो क्यों उस टाइम पे हमें ब्लड और ये सब क्यों नहीं दिखा, इतने ऑर्गेनाइज्ड क्यों दिखे एंड ऑल। हाँ और फिर ये भी बहुत सारे फैक्ट्स ये भी निकल के आ रहे हैं ना कि मतलब बोलते थे कि जो ब्रिटिश रूल था जैसे कि बहुत अच्छा था इंडिया के लिए क्योंकि उन्होंने इंडियंस को कैसे सिविलाइज्ड वे में रहना है ये सब सिखाया। बल्कि हम्म उसका रीज़न कुछ और ही था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज करी हम इंडियंस पे क्योंकि उनको पता था कि इंडियन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, कितना बहुत ही रिच है। गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें पूरे आयुर्वेदा एंड ऑल सब कुछ पहले से ही था, तो उनको अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये लोग हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज कर दिया। रेलवेज बनवाए क्योंकि उनको बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता था यहाँ से इंडिया से अपने इंग्लैंड में, मतलब जो भी हम्म ट्रांसपोर्ट करते थे। हमारे देश में हीरा पन्ना नाम की जगह होते थे, वहाँ पे आजकल कोई हीरा पन्ना कुछ नहीं मिलता है। तो ये हम्म ऐसे बहुत सारे चीज़ होती थी, टेम्पल्स में गोल्ड भरा रहता था जबकि आज के हम्म। टेम्पल्स में इतना गोल्ड नहीं मिलता है, तो ये हाँ वो सब रेलवेज लूट वगैरह सब करके लूट के ले चले गए गए। हैं और हाँ, जितने भी लुटेरे थे उन्होंने लूटा और लेकर के चले गए सो हाँ, वही है कि थोड़ा सा रेशनल होना पड़ेगा व्हेन वी अंडरस्टैंड द थिंग्स हम्म, और आज की डेट में हिस्ट्री चेंज की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो जो विजेता होता है जो हम्म, विक्टोरियस होता है वो उसके अपने द्वारा लिखी जाती है और जब उसका हुँ। मौका आता है तो वो अपनी बातें कहता है जैसे एक समय ऐसा था जब कश्मीर पे मूवी बनाना कश्मीर फाइल जैसी मूवी बनाना बहुत मुश्किल काम था हुँ, बट एक समय ऐसा आया जब लोग वोकल हो गए हुँ, जब उन्हें दिखने लगा कि हाँ, ये बात हमें हमारे सामने आनी चाहिए, क्या हुआ था ऐसा, हुँ, राइट? तो कश्मीर फाइल जैसी मूवी बनती है, जिसका अपोज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी सुपरहिट जाती है। उसका बहुत रीज़न ये है कि ये सोसाइटी के अंदर की क्रेविंग, उसके अंदर की घुटन है, हुँ, जो उस फ़िल्म को हिट करा रही है। वो देखने हुँ, जाते हैं,
वो हुँ, समझने जाते हैं, उसको हिट कराते हैं जानबूझ करके कि नहीं, ये फ़िल्म है जो सच्चाई दिखा रही है जिसे बहुत दिनों तक दुनिया से छुपाए रखा गया। हुँ, किस तरह के ज़ुल्म हुए, किस तरीके से मतलब लोगों को आरी से बीच में से काट-काट माय करके गॉड! 2 टुकड़े करके फेंका हुँ, गया, राइट? ये सारी हुँ, चीज़ें जो हुँ, कहीं सामने नहीं आई। हुँ, राइट? ये सारी चीज़ें कभी सामने नहीं आई और नैरेटिव कैसे-कैसे कि जो कश्मीरी हिंदू थे एक समय उन्होंने यहाँ की जॉब्स पे और हर जगह पे कब्ज़ा कर रखा था। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि हुँ, यार कब्ज़ा कर रखा होगा इसलिए उनके अंदर एक कुंठा रही होगी तो एक दिन दिमाग खराब हुआ और आपस में क्लैश हो गया। तो दे वांटेड टू शो इट एज़ अ क्लैश कि हुँ, 2 ग्रुप्स में क्लैश हो गया बट ये क्लैश नहीं था। It was a well planned way for genociding a special group जिसको हुँ, जो हमारा कश्मीरी हिंदूज का ग्रुप है उसको जेनोसाइड करने का प्रॉपर प्लान था, राइट? क्योंकि इसमें सभी को वहां से भागना पड़ा, रातों रात वहां से निकल करके भागे, जान बचा के भागे, कुछ बच गए, कुछ मर गए और हुँ, कितनी बर्बरता हुई, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई, हुँ, राइट? तो जो चीज़ें होती हैं, एक बार को हिस्ट्री अगर छुपती है, तो ऐसा नहीं है कि वो छुपी रहेगी, कभी ना कभी वो ऊपर आएगी, क्योंकि समय बदलता रहता है। आज आपका समय है, कल किसी और का होगा। अब जैसे आज की डेट में हम लोग ये कहते हैं ना कि ये जो हमारा अमेरिका है, वो चाँद पे कभी गया था कि नहीं गया था, राइट? बिकॉज़ उस समय अमेरिका ने नहीं सोचा कि दुनिया इतनी आगे निकल जाएगी, हुँ, राइट? तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि इंडिया ने भी वहाँ पे पहुँचा दिया और अब बात ये हो रही है कि वहाँ पे इंसान उतारना है। तो हुँ, इंसान उतारना है तो इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? हुँ, भाई इंसान को उतार चुके हो ना, वो भी 1969 में, तो अब इतना क्यों सोचना पड़ रहा है कि इंसान को कैसे उतारा जाए? तुम हुँ, तो जानते होगे कैसे उतारा जाए, व्हाई आर यू वरीड? हुँ, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक आईना दिखा रहा है कि ये सच था कि झूठ था? एक क्वेश्चन छोड़ता है, सच था या झूठ था ये मैं भी नहीं कहूँगा हुँ, क्योंकि अभी इस पे डिबेट चल रही है, हुँ, राइट? लेकिन बात ये है कि एक आईना तो है ना कि आप बताओ हुँ, ज़रा कि अगर आप वहाँ गए थे तो आज की डेट में क्यों नहीं जा पा रहे हो तुम? हुँ, आज क्यों सोच रहे हो कि पहले हम ऐसा एक यान भेजेंगे, पहले देखेंगे वो उतर पाता है कि नहीं, फिर ये हुँ, कितना सेफ होगा इंसानों के लिए, फिर उतारेंगे। व्हाई? हुँ, तो ये क्वेश्चंस छोड़ता है, तो कई लोग हिस्ट्री को इस तरीके से डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे जैसे ज्ञानवापी है, उसके ऊपर जब मस्जिद बनी, राइट? हो सकता है जिसने भी बनाई हो, उसके इंटेंट कुछ और रहे हों। बट द थिंग इज़ कि आज की डेट में जो जिद लोगों ने पकड़ रखी कि नहीं ये तो मस्जिद ही थी, दैट हुँ, इज़ नॉट राइट ना। हुँ, आपको ये समझना होगा कि आपको सीधे-सीधे कहना होगा कि हाँ, ये देखने से मंदिर ही लग रहा है, हुँ, राइट? तो डज़न्ट मैटर, हम दोनों मिलके पूजा कर लेंगे। हुँ, क्या बुराई है इसमें? बट द थिंग इज़ कि एक ग्रुप को ऐसे भड़काया जा रहा है कि नहीं तुम चिपके रहना, ये तुम्हारी मस्जिद ही थी। हुँ, कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारी ही थी। अरे! तुम ये भी तो बता सकते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है? जो कुछ पहले हो गया था, आज की डेट में तुम दोनों ही देख रहे हो ना, यहाँ पर देवी-देवताओं की जो है तस्वीरें लगी हुई हैं, उसमें जो है उसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं। सो इट मीन्स कि कहीं न कहीं ये मंदिर का अवशेष भी दिखता है। सो व्हाई नॉट कि आप और दूसरे धर्म के लोग सब मिल कर के ही इन चीज़ों को करें। यहाँ हुँ, पे पूजा कर लो साथ में, लेकिन ये समझाने वाला कोई नहीं। हुँ, राइट? उल्टे नैरेटिव बन रहे हैं कि ये ऐसा है ही नहीं, ये तो शिवलिंग है ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये कुछ और है। तो ये हुँ, गलत चीज़ें हैं। तो द थिंग इज़ कि हिस्ट्री जब इस तरीके से डिस्टॉर्ट हुई है और आज की डेट में जब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो समाज में एक तरीके का दुराव पैदा हो रहा है। एक जो है बहुत ही गलत चीज़ें सामने आ रही हैं जो कल को एक क्लैश में बदल सकती हैं। हुँ, राइट। इस वजह से हिस्ट्री को बहुत ही रेशनल वे में और जो लोग हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर रहे हैं और आज की डेट में जो पॉलिटिकली हिस्ट्री को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अगर नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन क्योंकि इनकी वजह से पूरी सोसाइटी में 2 ग्रुप्स में जो बहुत समय से भारत में रहते आए हैं, जिन्होंने बहुत समय से मतलब भारत में जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी है, तो दोनों ने मिल के लड़ी और आज की डेट में इन लोगों की वजह से, केवल इनकी गैर ज़िम्मेदाराना हरकतों की वजह से पूरा इंडिया सफ़र कर रहा है। राइट? और वो हुँ, पोस्ट किस पे हो जाते हैं कि हाँ, जब से मोदी जी आए तब से ये हो रहा है। अरे भाई क्यों ऐसी बातें क्यों करते हो कि हाँ, कोई आया उसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा क्यों कहना है? आप खुद हुँ, की ज़िम्मेदारी समझो कि आप क्या कर रहे हो? क्या आपकी हुँ, ज़िम्मेदारी है कि किसी एक को आप भड़काते रहो? हुँ। राइट? सो दैट इज़ द थिंग। तो हमने ये सब तो बात कर ली कि इंडियन हिस्ट्री और इसमें कैसे-कैसे इम्पैक्ट हुआ था, ब्रिटिश ने कैसे रूल किया, कैसे मैनिपुलेट हुआ। तो थोड़ा-सा हमें ना वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी टच कर लेते हैं। तो आपका हुँ। इसमें क्या कहना है कि वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ और उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो हमें सिखाता है उसमें? वर्ल्ड वॉर एक्चुअली ये सबसे पहला जो वर्ल्ड वॉर था 2014 में। 1914 के आसपास शुरू हुआ था, हुँ, ठीक है? और 1919 में ये खत्म हुआ था। हुँ, सो जो वर्ल्ड वॉर है उसमें सीखने लायक यही चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखोगे, तो एक छोटी-सी इंसिडेंट जिसमें एक राजकुमार था, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था हुँ, फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है? हुँ, उसकी हत्या हो जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है सर्बिया में।
हुँ, सर्बिया में एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। हुँ, एक आतंकवादी संगठन था। उसको हुँ। सपोर्ट मिला हुआ था सर्बिया की तरफ से, सर्बिया राइट? या और बोस्निया में? सर्बिया नहीं, सर्बिया का जो वो था ना, सर्बिया की जो राजधानी थी, बोस्निया का जो हर्जेगोविना करके कहा जाता है, हुँ, राइट? एक जगह थी, बोस्निया हुँ। हर्जेगोविना, वहाँ पर इसकी हत्या हो गई थी। लेकिन सर्बिया की तरफ से वो जो ग्रुप था ना, ब्लैक सपोर्ट हैंड, हाँ, वो ग्रुप उनको सर्बिया सपोर्ट का मिला था। था। वो हुँ, ग्रुप सर्बिया का था, सर्बिया हुँ, का आतंकवादी ग्रुप था, तो उन्होंने हत्या कर दी। हुँ, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ऑस्ट्रिया था, उसने ये बोला कि भाई तुम एक्शन लो, हमारा राजकुमार मारा गया है, राइट? हुँ, एक छोटी-सी इंसिडेंट थी, हमारा हुँ, राजकुमार मारा गया है। हुँ, लोग क्या कर रहे थे, इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे कोई छोटी-सी इंसिडेंट मिले और हुँ, हम अपनी पावर दिखाएँ। तो जितने भी आस-पास की कंट्रीज़ थी, ऑस्ट्रिया का दोस्त था जर्मनी। हुँ, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से बोला कि ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हुँ, सर्बिया वाले, ये हमें हेल्प नहीं कर रहे कि ये उस आदमी का पता लगाएँ जिन्होंने हमारे राजकुमार को मार दिया है, दिस इज़ रॉन्ग। तो जर्मनी कहता है कि अगर नहीं कर रहे हैं, तो हम इस पे हमला करेंगे सर्बिया पे, हुँ, राइट? जब सर्बिया पे हमला करने की बात आई, जर्मनी ने कहा कि हम हमला करेंगे, तो सर्बिया की हेल्प में आ गया रशिया। हुँ, रशिया ने जब बोला, तो जर्मनी ने बोला कि हम तुम पे हमला कर देंगे, सर जो भी हेल्प करेगा हम उस पे हमला करेंगे। जब रसिया के लिए ऐसा बोला, तो रशिया ने जर्मनी के बगल में एक देश है फ्रांस, उसको बोला कि यार तुम्हारे पड़ोस में एक देश है, और तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे होते हुए वो कह रहा है कि हम रशिया पे हमला करेंगे, तुम इसको देखो ज़रा। तो फ्रांस ने उसको समझाया कि नहीं, जर्मनी यू शुड नॉट डू दिस, राइट? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो हुँ, उसने बोला कि हम तुम पे भी हमला करेंगे, यानी फ्रांस को भी बोल दिया कि हम तुम्हें भी मारेंगे। तो हुँ, हर देश तो के आपस में खिलाफ ही हर सब लड़ दूसरे, गए। हुँ, हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन ये क्या करता जा रहा था, एक-एक वॉर जो है डिक्लेरेशन करता चला जा रहा था, ठीक है? लास्ट में क्या हुआ कि उसने फिर अल्टीमेटली जर्मनी ने घुसने की कोशिश की, किधर से? आपके क्या नाम है, एक जगह बेल्जियम से। हुँ, बेल्जियम से घुसने की कोशिश की, तो बेल्जियम जो है वो क्यों घुसने देगा? आप किसी दूसरी कंट्री से क्यों घुसोगे? हुँ, जब बेल्जियम से घुसा तो बेल्जियम ने अपोज़ किया, उसने बेल्जियम के अगेंस्ट भी बोल दिया कि हम तुम्हें भी मारेंगे। तो हुँ, बेल्जियम ने बोला कि हमें मारेंगे, तो बेल्जियम की हेल्प कर रहा था यूके। यूके। हुँ, राइट, यूके ने हुँ, कहा कि हमारी एक ट्रीटी है, अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो हुँ, यूके ने कहा कि अगर बेल्जियम के ऊपर कुछ होगा तो हम उससे लड़ेंगे जो बेल्जियम को परेशान करेगा। सो इस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप का मैप अगर आप इमेजिन करो, तो पूरा हुँ, का पूरा यूरोप क्या हुआ, एक तरीके से वॉर जोन में चला आया। आपस में। और हुँ, एक दिन जो है वॉर हो गई, राइट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी वजह से हो गई। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुई, इसमें अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, तो एक छोटी सी इंसिडेंट थी, हुँ, राइट? उसमें क्या था कि एक राजकुमार मर गया था। हुँ, अगर ये लोग चाहते, ये जितने भी मसीहा हैं, हुँ, जो वर्ल्ड वॉर 1 है ना, वर्ल्ड वॉर 1, 2, ये दोनों ही मसीहाओं की करतूत है। ये मेरा अपना समझना है कि जितने भी मसीहा हैं ना, हुँ, इन्होंने ही कराई। हुँ, ये जो मसीहा बने हुए बैठे थे, जैसे कि ये मसीहा बना बैठा था जर्मनी किसका? ऑस्ट्रिया का। हुँ, रशिया मसीहा बना बैठा था सर्बिया का। हुँ, बेल्जियम का मसीहा बना बैठा था यूके, राइट? फ्रांस किसी और का मसीहा। तो ये जितने भी मसीहा थे, जिनके पास पावर थी, हुँ, जो युद्ध को रोक सकते थे, उन्होंने ही युद्ध करवाया, राइट? सो हिस्ट्री से हमें ये भी चीज़ पता लगती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, कि जो हमारी हिस्ट्री है, वो ये बता रही है कि आदमी का जो ईगो है, राइट? वो सच को देखने नहीं देता है। हुँ, सच को वो कभी भी देखने नहीं देता, सही का साथ नहीं देने देता। लोग केवल और केवल अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ ही सच और झूठ को डिफाइन करते हैं। इसलिए इस बात को हर कंट्री को समझना चाहिए, खास करके इंडिया को, कि सच और झूठ, कौन तुम्हारे फेवर में है, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, वो केवल और केवल उसके पॉलिटिकल नैरेटिव से ही डिसाइड होगा। हुँ, आप चाहें, अगर आप देखो ध्यान से, तो कितनी सी चीज़ थी। अगर एक छोटी-सी चीज़ कह दी जाती, सारे देश कहते कि नहीं-नहीं, किसी तरह के वॉर की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रिया सही बोल रहा है, उसके राजकुमार को मारा गया है, व्हाई नॉट एन इंक्वायरी? एक हुँ, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, हम सारे कंट्रीज़ मिल करके अपनी-अपनी कंट्री से एक-एक बंदा लाएँगे और वो एक ग्रुप बना देंगे, वो इंक्वायरी करेगा और हुँ, उसके बाद इस वॉर से हम बच जाएँगे। यही था इसका सॉल्यूशन, हुँ, राइट? बट द थिंग इज़ कि ये सॉल्यूशन किसी ने सोचा ही नहीं, कि हाँ यार, देखा जाए कि राजकुमार मरा है, किसी देश के राजकुमार को मार देना, क्या ये बहुत ठीक है? हुँ, राइट? क्या उसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? तो ये सिंपल सी चीज़ है, बट ये हुआ ही नहीं, राइट? हुँ, आज की डेट में भी पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, जिसके घर में एक ऐसा आतंकवादी बैठा है जो कि हमारे यहाँ जो एक विमान आ रहा था, उस विमान का अपहरण करता है, छुड़ा के ले जाता है आतंकवादियों को, फिर अपने पाकिस्तान में जाकर के बैठता है, उसके सबूत मिलते हैं, राइट? सबूत मिलने के बाद भी इंडिया उनसे कहता है कि हम आज तक जो है हम ये प्रेशर नहीं बना पाते हैं कि हाँ, वो जो बंदा तुम्हारे यहाँ बैठा है ना, अब उसको वापस करो, वो हमारा क्रिमिनल है। या कब उसे सज़ा दे रहे हो ये बताओ।
क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली सबके मसीहा बैठे हुए हैं। हुँ, तो पूरी की पूरी दुनिया में जो टेंशन है, वो मसीहाओं की ही करतूत है और जितने बेकसूरों की जान जा रही है ना, वो उन्हीं मसीहाओं की करतूत है जो वॉर को रोक सकते हैं, जो जस्टिस को एनफोर्स कर सकते हैं, बट वो जस्टिस को एनफोर्स करने के बजाय अपने पर्सनल पॉलिटिकल गेन्स में लगे हुए हैं, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट द रीज़न ऑफ ऑल दिस chaos जो कि इस दुनिया में मचा हुआ है। सो ये हिस्ट्री हमें बताता है, तो ये हिस्ट्री जो हमें बताता है, ये क्या करता है? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी एक तरीके से शेप करने में हेल्प करता है। आप सोच के देखो कि अगर ये हिस्ट्री हमें पता है कि हाँ, सारे मसीहा ही होते हैं किसी न किसी के और अगर ज़रा-सी भी गड़बड़ हुई, तो इन मसीहाओं की वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हम आज की डेट में एक वेल डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, बिना बात में एक छोटी-सी जिद में भले ही सामने वाला गलत है, हम सही हैं, लेकिन उस सही की लड़ाई में हमारा पूरा देश जो है, भूखों मरने की नौबत में आ जाएगा या वॉर की वजह हुँ, से गलत दिशा में चला जाएगा। इस वजह से गलत को सपोर्ट पूरी दुनिया में मिलता रहता है और हुँ, लोग क्या करते हैं, केवल और केवल इसे हैंडल करते रहते हैं। तो ये हुँ, हमें समझना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसीज़ जब आप डिसाइड करें अपनी कंट्री की, तो आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखें कि किस तरीके से हिस्ट्री हमें ये बताती है कि किस तरीके से लोगों ने अपने स्वार्थ को सामने रख करके सही चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया है। आप कितने भी सही हो, आपका कॉज़ कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी कह लो कि कश्मीर हमारा है, लेकिन खुलेआम कोई नहीं कहेगा कि कश्मीर भारत का है क्योंकि सबके अपने-अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। हुँ, जीवन में जाके किसी का अपना स्वार्थ है, किसी का अपना स्वार्थ है, सबके अपने मार्केट हैं, तो वो उसी स्वार्थ के अनुसार ही करेंगे। तो इसलिए हम फॉरेन पॉलिसी में ये बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी आज की डेट में कहा जाता है ना कि हाँ, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है पॉलिटिक्स में। तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी हिस्ट्री से हमने सीखा है कि कब ये दोस्ती-दुश्मनी बदल जाएगी। आज की डेट में आप देखो, जर्मनी, यूके, यूएसए ये सब आपस में दोस्त हैं। हुँ, दोस्ती बड़ी मजबूत है और एक समय क्या था आपस में ही इन्होंने जूते चला दिए थे। हुँ, आपस में एक-दूसरे को मार-पीट करके खत्म कर दिया पावर था। वर्ल्ड वॉर हाँ, कितनी भयानक चीज़ थी। हुँ, तो इट्स ऑल इन द हिस्ट्री। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी हर एक पॉलिसी जो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है, वो इसी हिस्ट्री से मोटिवेट होकर के ही बनती है और बननी भी चाहिए, हुँ। राइट? तो ये था। नहीं हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने मेनली प्रॉब्लम यही हो रही थी कि सब कंट्री अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रही थी और उन्होंने हुँ, अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुँ, होगी तो मैं सपोर्ट करूंगा मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुँ, होगी तो मैं सपोर्ट करूंगा और वहीं पे जर्मनी बीच में और फ्रांस और रशिया साइड साइड में और हुँ, ऑस्ट्रिया में कुछ प्रॉब्लम हुई तो इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग जैसा कि आपने बताया कि मुद्दे तक जाएं क्या प्रॉब्लम थी वो आपस में ही हुँ, अपनी पावर दिखाने के चक्कर में आपस में ही सारे लड़ने लग गए तो हुँ, वही वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा ही हुँ। बहुत भयानक सीन रहा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने थैंक यू विकास जी तो थैंक यू। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो हाउ इज अ करंट सिनेरियो रिलेटेड विद हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड व्हाट हुँ, वर्ल्ड हैज़ टू लर्न एंड मिस्ड टू लर्न फ्रॉम इट लाइक उस पे अगर ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं हम बहुत हाँ, अच्छे हाँ। से एक्सप्लेन किया उसके बाद हम लोग और भी मूव ऑन करेंगे हिस्ट्री के ऊपर जैसे कि हमारी हिस्ट्री नॉर्मली डिवाइडेड रहती है एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ऑल ओवर दी हुँ, वर्ल्ड हुँ, लेकिन हम स्पेसिफिकली इस पे रखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन रख के उसके बाद एंड करके हम हुँ। और इसके मल्टीपल पार्ट्स बना सकते हैं ठीक है। या सो ये जो आज का करंट सिनेरियो है आज की डेट में हम लोग जो हैं जैसे मैं हूँ आप हैं, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं दे कैन बेटर आंसर दिस राइट? हाँ, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट आई वुड हम्म सजेस्ट वन थिंग कि अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से हमें ये देखना है कि व्हाट वर्ल्ड हैज़ मिस्ड टू लर्न, राइट? सो देयर इज़ अ बुक, एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है एंड द ऑथर इज़ हमारे आवर वेरी ओन एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं हम्म इंडिया के। उन्होंने एक बुक लिखी है, राइट? हम्म तो उस बुक को हमें पढ़ना चाहिए। मुझे अभी मेरे पास वो किताब रखी हुई है, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। उसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ, लेट मी शो यू। अगर हम्म, आपको ये सीधी दिख रही है, हाँ तो मे बी आपको ये दिखाई दे रहा वाई होगा, भारत मैटर्स। मैटर्स ओह राइट ये हम्म दिस इज द बुक व्हाई भारत मैटर्स। इसमें हम्म क्या है कि ये एस जयशंकर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है करंट सिनेरियो को, क्या हम्म गलतियां हो रही हैं, क्या हमें जो है सीखना चाहिए, वो सारी चीजें इसी में हैं और इसी के बेसिस पे ही मेरे ख्याल से तो ये पूरी की पूरी बुक अपने आप में एक पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है वाह क्योंकि
इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं कि आज की डेट में आपको किस तरीके से चीज़ें समझनी चाहिए और क्या मिस कर गया जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड, राइट? हुँ, जैसे पहले क्या होता था कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया कि लोग आएँ और लोग चीज़ों को जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बट एट द सेम टाइम जब कोविड आया तो हमने कुछ नई चीज़ें लर्न की कि नहीं, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। हुँ, राइट, सो ये सारी चीज़ें हमने जो है समझनी है अब। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोकस किया है कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है चेंज हुआ है, राइट? इंडिया का आउटलुक कैसे चेंज हुआ है, राइट? और इन्होंने सबसे अच्छी बात जो इसमें इंडिकेट करी है वो ये है कि किस तरीके से प्रेज़ेंट गवर्नमेंट में जो है अगर प्रेज़ेंट सिनेरियो में अगर आपको कोई गवर्नमेंट बनानी है तो वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए किसी कंट्री की। वो कब गवर्नमेंट इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें हर बंदा इतना कैपेबल हो कि सेंट्रलाइज़्ड डिसीज़न मेकिंग तो हो, लेकिन जो एग्ज़ीक्यूशन है, उसमें बंदे पे इतना भरोसा हो कि जो एग्ज़ीक्यूशन है वो डिसेंट्रलाइज़ हो जाए, राइट? एग्ज़ीक्यूशन डिसेंट्रलाइज़ हो बट डिसीज़न मेकिंग भले ही सेंट्रलाइज़ हो। जैसे घर में मेरे पापा ने मेरे को कहा, घर में शादी है, सपोज़ मेरे पापा ने मेरे को कहा कि भाई बेटा तू ये देखेगा, बारातियों का सारा स्वागत तू देखेगा, राइट? लेडीज़ जो घर में जो तेरी दूसरी सिस्टर है वो लेडीज़ का सारा सामान देख लेगी, सारा काम देख लेगी, बट तू बारातियों को देखेगा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, हुँ, राइट? तो डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज है, पापा ने कर दी, बट द हुँ, थिंग इज कि एग्जीक्यूशन वो मेरे हाथ में है और उस एग्जीक्यूशन के लिए पापा को मुझे देखने नहीं आने पड़ना चाहिए, राइट? हुँ, और कई बार क्या होता है कि कुछ सरकारें इतनी कमजोर होती हैं कि वो डिसीजन मेकिंग भी सेंट्रलाइज रखती हैं और एट द सेम टाइम वो बार बार झांक करके देखती भी हैं कि तुमने क्या बोला था, तुम क्या माइक्रो कह के आगे, मैनेजमेंट, हुँ, राइट? तो वो जो होता है मैक्रो मैनेजमेंट जो कि ऑफिसेज हुँ, में भी हमें फेस हुँ, करने को मिलता है, राइट? हुँ, अगर आप बंदा सही नहीं लगा पाते, उसके बाद मैक्रो मैनेजमेंट करते हैं तो आपको वो गलती जल्दी-जल्दी सुधार लेनी चाहिए क्योंकि ये हुँ, मॉडल चलता नहीं है ज़्यादा दिन, आप हुँ, परेशान रहोगे, हुँ, राइट? बट द थिंग इज़ कि ये चलता रहता है, कुछ सरकारें ऐसी ही होती हैं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है उसमें हमने ये देखा कि जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है उसमें एस जयशंकर हो या कोई भी नेता हो, वो इंडिपेंडेंटली अपने बयान देता है और हर बयान ऐसा लगता है कि पूरे कॉन्फिडेंस से दिए हुए हैं, कहीं पर भी वो अपने शब्दों को चबा नहीं रहा, ही इज़ नॉट च्यूइंग हिज़ वर्ड्स, हुँ, वो बोलता है और हर एक वर्ड या हर एक सेंटेंस जो वो बोलते हैं, जो बातें वो कहते हैं, दे आर समवेयर सिंक्रोनाइज्ड with the motives and with the motivation what PM Modi has inculcated for the future of India, right? So ये जो एक नए तरीके की पॉलिटिक्स है जिसमें लोगों के ऊपर ऐसे लोगों को लेकर के आना जो वाकई में टैलेंटेड हैं, rather than कि हम केवल और केवल चुनाव जीतने के पर्पज से बंदों को लगाएं। चुनाव जीतने के लिए तो हर तरह की तोड़-जोड़ की जाती है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट को चलाते हैं, जब कैबिनेट अपनी बनाते हैं, तो उस कैबिनेट में किसी तरह का अपीज़मेंट नहीं है। हुँ, किसी तरह की पुरानी चीज़ें नहीं रखी गई हैं कि हम पुराने ढर्रे पे चलते रहें और बिल्कुल नए चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन कैपेबल है, कौन ऐसा है जिसको काम दे करके मैं फ्री हो जाऊँ अपनी चिंता से, राइट? राम को अपना हनुमान चाहिए, वो हनुमान कौन है जिसको दे दूँ तो वो ले आए खबर, मुझे चिंता ना करनी पड़े कि कहीं हनुमान को कुछ ना हो जाए, राइट? हुँ, चिंता जितना करनी पड़े तो बहुत अच्छा गवर्नेंस मॉडल बनता है और वही हुँ, गवर्नेंस मॉडल आज की डेट में चल रहा है और दैट इज द मॉडल जो कि हर कंट्री के पास अगर होता, राइट? तो हर कंट्री अपने आप में एक बहुत अच्छी यूनिट बन सकती थी और जब ऐसी कंट्रीज इकट्ठी होती तो दे वुड अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? वो अपने आप को समझ सकती हैं। जैसे एक ही गवर्नमेंट यूनिट के अंदर सारे लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। अब जो जयशंकर हैं व्हेन ही गोज़ आउटसाइड उन्हें पता है कि मैं कितना बोलूँगा, तो सब एग्री करेंगे। हुँ, पता है, एक सबकॉन्शियस जो कहते हैं ना, एक टेलीपैथिक डेलीगेशन जिसको कह सकते हो आप। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड जो मैंने अभी इनकलकेट किया है, अपनी एक बुक मैं भी लिख रहा हूँ, तो उसमें मैंने इसका यूज़ किया है, टेलीपैथिक डेलीगेशन, हुँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस समय देखने को मिलता है, जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है। ऐसा लगता है कि एक टेलीपैथी है इनके बीच में। वो बंदा जानता है कि मुझे क्या बोलना है और हुँ, ऐसा भी नहीं लगता कि इसके मुँह में शब्द भरे गए हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि आप फॉरेन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बैठते हो, तो आपको नहीं पता होता कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? यप, आपको नहीं पता, राइट? हुँ, आप इंडिया में आप नॉर्मल लोकल न्यूज़ चैनल पे बैठोगे प्राइवेट वालों पे तो उनको तो बता दोगे यार यही क्वेश्चन पूछना, यही आंसर आएगा, हुँ, राइट? वो नहीं है, वो कर नहीं सकते आप। बहुत हुँ, ही अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस का इतना ही मतलब खूबसूरत आंसर जो जाता है उससे पता लगता है कि हाउ इंडिपेंडेंट, हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, हुँ, राइट? तो एक कॉन्फिडेंट टीम ही ऐसी हो सकती है जिसमें हर बंदा डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम कर सके। मतलब हर बंदा एक डिसीजन मेकिंग यूनिट बन सके। सो दैट इज़ व्हाट समथिंग इज़ द नीड ऑफ आवर फॉर एवरी कंट्री, राइट? अगर हर कंट्री में ऐसे लोग होंगे,
तो वो क्या करेंगे कि वो वेलफेयर ऑफ कंट्री से ऊपर उठेंगे। जब दूसरी कंट्री ऐसी दिखेगी ना, तो वेलफेयर ऑफ द कंट्री के बारे में सोचना छोड़ करके वो उससे ऊपर उठेंगे एंड दे विल थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, वेलफेयर ऑफ द एंटायर अर्थ, उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे। एक तरह के लोग जब इस तरह से इकट्ठे होने लगेंगे, तो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इस बुक में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं उसी के बेसिस पर ही कुछ बातें जो मैं बता पाया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है कि व्हाट इन प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट वी आर मिसिंग। जो मुझे लग रहा है वो यही मिसिंग है कि हमने इतिहास से अभी भी कुछ सीखा नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है। जो हुँ, मुझे दिख रहा है कि भाई फर्स्ट हुँ, वर्ल्ड वॉर आपके सामने था, सेकंड वर्ल्ड वॉर आपके सामने है, थर्ड वर्ल्ड वॉर आपके सामने काइंड ऑफ चल चल रहा रहा है है, चल ऑलमोस्ट। रहा मुझे है। तो ये लगता है कि कल को जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आज की तारीखें जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की गिनती में आएँगी। हुँ, ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट है नहीं डाउट नहीं है। कि ये नहीं होगा। सम डिटोरिएट होती जा रही हैं, इट्स नॉट गुड। हुँ, समवेयर मैं यही कहूँगा कि हाँ, जो मिस किया है वो यही है कि हमने अभी भी हिस्ट्री से सीखा नहीं है। हुँ। दैट्स द ओनली थिंग। हमारे हिस्ट्री में ये चाणक्य नीति के बारे में भी कितना बताया गया है कि उन्होंने चाणक्य ने अपने ही मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब अपने नॉलेज के थ्रू ही मौर्य डायनेस्टी को पूरा खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी हुँ, गाइडेंस हुँ, दी एंड ऑल कि आपको कैसे चलना चाहिए, तो उसी से उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। एंड आई गेस इंडिया नाउ लाइक रिवर्टिंग बैक टू हिज हिस्ट्री एंड गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द पास्ट एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, जो कि मोदी जी हुँ, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हुँ, तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा विकास जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। अभी भी काफ़ी काफ़ी पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। ये तो हम हुँ, लोगों ने शायद 1.5 आवर्स कवर किया है। अभी हुँ, हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सबको अगर और डिटेलिंग में जाएं तो काफ़ी और हम पार्ट्स बनाएंगे इसके। बट हुँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर शोइंग अप। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके।